हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम करता हूं आप सभी का करियर गाइडेंस सेशन के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम आपसे जुड़े हैं लगभग 1 घंटे के लिए आपके सभी सवालों के साथ, जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। वो सवाल जो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड है, करियर गाइडेंस से रिलेटेड है, एग्जाम्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, कॉलेज अपडेट से रिलेटेड है, और से वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं मुझे पोस्ट करिए। मैं 1 घंटा भी आपके बीच में हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जोसा काउंसलिंग को लेकर के पिछले 4 दिनों से बहुत ज्यादा डाउट स्टूडेंट के दिमाग में थे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। आज से 3 दिन पहले 7 जुलाई को जोसा काउंसलिंग के 3rd राउंड के ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। लगभग कुछ क्वेश्चंस का ऐसा डिस्प्यूट था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रोक लगाई गई थी, जिसको हटा दिया गया है। अब काउंसलिंग 3rd राउंड के लिए जो की तो चालू हो चुकी है। जिन बच्चों को वेरी फर्स्ट टाइम 3rd राउंड में सीट का अलॉटमेंट हुआ है, उन स्टूडेंट को 13 जुलाई तक रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर हम पिछले आंकड़ों पे थोड़ी निगाह डालें तो 97 इंस्टीट्यूट्स के लिए लगभग 36,208 सीट्स के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसमें लगभग 23 IIT है, 31 NIT है, 20 IIIT है और 20 GFTI है। इन सभी इंस्टीट्यूट के लिए एक साथ काउंसलिंग कराई जा रही है। जिन स्टूडेंट्स को ये कॉलेज अलॉटमेंट हुए हैं, उनको पहले 2 राउंड्स में हजारों की संख्या में हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, जिन्होंने अभी रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट भी कर दिया है। और 3rd राउंड के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को वापस अलॉटमेंट हुआ है, जिनको वापस से अभी 13 जुलाई तक अलॉटमेंट के हिसाब से वहां पर सीट लॉक करके आना है, या फिर उनको आगे के राउंड में जाने के लिए फ्रीज और स्लाइड के ऑप्शन को चूज करना है। जैसे कि मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि पिछले 2 राउंड में जो स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हुए थे, उनके लिए भी एक लिमिटेड डेट दी गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहां पर जाकर के उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी कराया है। ऐसा ही जिन स्टूडेंट को 3rd राउंड में वेरी फर्स्ट टाइम कॉलेज को अलॉटमेंट हुआ है, उन सभी स्टूडेंट को जाकर के 13 जुलाई तक रिपोर्ट भी करना है। बहुत सारे अच्छे स्टेट जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, MP, UP, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स की भी अभी काउंसलिंग चल रही है, जिसमें बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी अच्छी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं, उनके भी सीट अलॉटमेंट हो चुके हैं। साथ साथ IIIT हैदराबाद, बिट्स पिलानी, DTU, NSIT, निरमा, थापर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, इनकी भी अपनी अपनी कॉलेज की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें लगभग अगर हम एक निगाह डालें तो IIIT हैदराबाद के 3rd राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है। बिट्स पिलानी का भी फर्स्ट इटरेशन का अलॉटमेंट हो चुका है। साथ साथ DTU, NSIT, IIIT दिल्ली और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन टेक्नोलॉजी के 3rd राउंड का अलॉटमेंट भी अभी कल ही हुआ है। जिन जिन स्टूडेंट्स को आज ये सीटों का अलॉटमेंट हुआ है, उन स्टूडेंट को मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि वो अपनी एक सीट वहां पर रोक के चले। मैंने कई अपने सेशंस में स्टूडेंट को हमने ये गाइड करने की कोशिश करी है। अगर आपके पास में 4 से 5 अच्छे इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, तो आप बेटर करियर के अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग नॉक करने के लिए एक अच्छे कॉलेज को चूज कर पाएंगे। इसका मतलब अगर आपके पास में भी 4 से 5 अच्छे इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप उनके कॉलेज को नॉक करें। साथ साथ अपने पास में कॉलेज का कंपैरिजन भी करें कि अगर आपको एक अच्छे NIT में एक कोर ब्रांच मिल रही है, साथ साथ आपको दूसरे पैरेलल कॉलेज के अंदर एक अच्छी ब्रांच मिल रही है, आप दोनों के बीच में कॉलेज का कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप बेटर कॉलेज के अपॉर्चुनिटी को नॉक कर सकते हैं। चलिए, अब आपके क्वेश्चन भी आना चालू हो चुके हैं, उनको 1 बाय 1 ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का बल्क भी हमारे पास है, जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक से हैं, साथ साथ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमन से भी हैं। हम उनको बीच बीच में 1 बाय 1 यहां लेते भी रहेंगे, ताकि वो जो आपके क्वेरीज है उनका हम यहां पर समाधान भी कर सके। देखिए, सेशन का नाम हमने समाधान ही रखा है, जिसमें हम करियर की और दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 बात करते रहेंगे। चलिए, अब आपके क्वेश्चन हम 1 बाय 1 लेते हैं। यस प्लीज। सर, सिद्धांत जैन का सवाल था, When should I pay any amount to JOSA and how much should I pay? देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको जोसा की काउंसलिंग में, चाहे वो इस बार जोसा की काउंसलिंग जैसा कि क्लियर है कि 7 राउंड में कंडक्ट हो रही है। अब 7 राउंड में जो जोसा की काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है, किसी भी राउंड में आपको वेरी फर्स्ट टाइम जब कॉलेज के सीट का अलॉटमेंट होगा, आपको उस सीट के अकॉर्डिंग अपनी ट्यूशन के हिसाब से फीस, एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। जैसा कि हम क्लियर करें इस चीज को कि 45,000 जनरल और ओबीसी की फीस है, SC ST की फीस 20,000 रखी गई है। ये फीस का जो आपको पे करना है, या SBI के चलान
या फिर एसबीआई के नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। आपको जिस भी राउंड में कॉलेज का अलॉटमेंट होता है आप ऑनलाइन फीस का आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फीस क्लियर कट बताई है कि आपको क्या फीस पे करनी है। यस प्लीज। सर राधिका अग्रवाल पूछती हैं, सर आईटी जीजीवी बिलासपुर सीएलएलजी कैसा है? इसी स्ट्रीम के साथ मेरी रैंक है 35,247। देखिए, आपको जो 35,000 रैंक पे कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है ये एक एवरेज कॉलेज है, लेकिन आपको कोर ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ है। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपको कोर ब्रांच एक पैरेलल कॉलेज में भी अलॉट होती है आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसी का फ्यूचर रनिंग के हिसाब से स्कोप को देखते हुए काफी अच्छा बूम है। आप मूव कर सकती हैं क्योंकि ये कॉलेज भी सही है और ब्रांच भी आपको कोर मिली हुई है। यस सर अंशु अग्रवाल पूछते हैं, एनआईटी इलाहाबाद का ईसीई कैसा रहेगा? एनआईटी इलाहाबाद एक अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है। पुराने एनआईटी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग लगभग ये 4th या 5th नंबर पे आने वाला एनआईटी है। पैरेलल जो ब्रांच आपको मिली है ये भी काफी कोर है। एनआईटी इलाहाबाद में आपका करियर सेफ है, आप जा सकते हैं। सर काफी ऑडियंस में से सवाल आ रहा है, अमित सर ये बताइए यूआर सीट जो है वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के द्वारा ली जा सकती है? एक बार क्लोज वापस से क्वेश्चन रिपीट करिए। यूआर सीट अनरिजर्व सीट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक इंजीनियरिंग का नहीं है, बिकॉज यूआर सीट जो है बेसिकली आगे अनरिजर्व कैटेगरी जो एप्लीकेबल होती है इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग सारे जो कॉलेज का अलॉटमेंट होता है वो जनरल सीट के अकॉर्डिंग होता है, साथ साथ वो होता है ओबीसी एसटी एससी के अकॉर्डिंग। और कॉलेज का जो अलॉटमेंट होता है उसमें जो रैंक लिस्ट आपकी आती है उसमें रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट आपकी कैटेगरी से ही होना है। तो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंक आई है उसी में आपको ब्रांच के कॉलेज को चूज करना पड़ेगा। सर ईशान सिंह का सवाल है, व्हाट इज द एक्टिविटी एट रिपोर्टिंग सेंटर आरसी? देखिए, रिपोर्टिंग सेंटर पर जो एक्टिविटी होती है ये एक्टिविटी कहने का मीनिंग केवल इतना सा है कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर पे होगा। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। वहां एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट होती है। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट आप वहां लेकर के जा रहे हैं जो कि एक फोल्डर में सिस्टमेटिकली जमे हुए होने चाहिए, उनके पूरे वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉलेज की एलिजिबिलिटी देख करके देखा जाएगा कि आप कॉलेज के ब्रांच लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। और उसके बाद में आपको एक रिपोर्टिंग लेटर भी दिया जाएगा जिसे कहते हैं कि फीस सीट्स कम एक्सेप्टेंस लेटर। ये लेटर में आपकी जो ब्रांच आपको अलॉट हुई है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग वेरीफाई करके आपको दे दिया जाएगा कि ये ब्रांच आपको अलॉट की जाती है। साथ साथ आगे के राउंड की काउंसलिंग में जाने के लिए आपने फीस के ऑप्शन को चूज किया है, प्लॉट के ऑप्शन को चूज किया है या फिर स्लाइड के ऑप्शन को चूज किया है, ये भी वो वहां पर मेंशन करके आपको रिपोर्टिंग के साथ में एक अलॉटमेंट लेटर देते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है ये रिपोर्टिंग सेंटर पर की जाती है। रविंद्र रघुवंशी का सवाल है, एमए एनआईटी भोपाल का सिविल कैसा रहेगा? एनआईटी भोपाल का सिविल अगर हम देखें तो एनआईटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग भोपाल का रेपुटेशन काफी अच्छा है। एनआईटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एनआईटी भोपाल लगभग 5th या 6th नंबर पे आने वाला एनआईटी है। अगर आपको वह सिविल ब्रांच मिलती है, सिविल एक कोर ब्रांच है, स्कोप के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो सिविल का स्कोप डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको एनआईटी भोपाल में सिविल मिलती है मेरा सजेशन है बिल्कुल मूव करें, करियर आपका सेफ है। सर अभय कुमार पूछते हैं, I am not interested in the seat offered. Can I participate in seat allotment in further rounds without accepting the seat now? देखिए, क्लियर आप यहां समझिए, जोसा के बिजनेस रूल में ये क्लियर कट मेंशन है कि आपको जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा उस कॉलेज के अलॉटमेंट में आपको सीट एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी है तो आपको आगे की राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। कहने का मीनिंग इतना सा है कि सीट एक्सेप्ट करेंगे तभी आप आगे के राउंड में जा पाएंगे। यहां ध्यान रखिएगा, ऐसे कई केसेस इस बार भी हमारे सामने आ चुके हैं जिन्होंने थोड़ी सी अनअवेयरनेस या लेक ऑफ नॉलेज के कारण रिपोर्टिंग सेंटर पे ना तो रिपोर्ट किया ना उन्होंने सीट एक्सेप्ट करी। जोसा के बिजनेस रूल्स में क्लियर कट मेंशन है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज की ब्रांच अलॉट होती है मैंडेटरी है कि आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साथ साथ आपको जाकर के रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप रिपोर्ट करेंगे तभी आप आगे की राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सर ऑडियंस में से पवन कुमार मीना का सवाल है, सर डीटीयू दिल्ली में मैथ्स और कंप्यूटर ब्रांच कैसा है? डीटीयू के एमएनसी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम देखें तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी रैंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग कॉलेज के अकॉर्डिंग काफी अपर रैंकिंग पे आता है। एनआईटीज के ऊपर अगर मैं मान सकता हूं सूरतकल, वारंगल, तिरछी, इलाहाबाद के बाद में जस्ट डीटीयू की रैंकिंग आती है। एमएनसी यानी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग एक स्कोपिकल ब्रांच है। फ्यूचर के हिसाब से इस ब्रांच का काफी बड़ा स्कोप डेवलप होता चला जा रहा है। अगर आपको डीटीयू में एमएनसी मिलती है बिल्कुल आप जाइए, ज्वाइन करिए, करियर के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती दिखाई दे रही है। सर हमारे पास कुछ ऑडियंस के सवाल आए हुए हैं ईमेल्स के थ्रू भी। गौरव पांडे ने पूछा है, आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई हैव बीन ऑफर्ड अ सीट इन एन आईआईटी, कैन आई रिपोर्ट एट द आरसी एट एनआईटी भोपाल फॉर एक्सेप्टिंग द सीट?
देखिए क्लियर कट यहां पर ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बेसिकली अगर आपको एनआईटी की सीट का अलॉटमेंट होता है, गवर्नमेंट ने इस बार 57 रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए हैं। रिपोर्टिंग सेंटर में ये क्लियर कट मेंशन है, अगर आपको आईआईटी का अलॉटमेंट होता है तो आप बनाए गए किसी भी आईआईटी में रिपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको एनआईटी का अलॉटमेंट होता है तो एनआईटी प्लस जीएफटीआई प्लस ट्रिपल को बना करके मिला करके जितने भी रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं आपको वहां रिपोर्ट करना है। एक बार वापस से ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आईआईटी की सीट का अलॉटमेंट होता है तो जो रिपोर्टिंग आपको करनी है वो आईआईटीज में करनी है। अगर आपको एनआईटी के सीट का अलॉटमेंट होता है या ट्रिपल का अलॉटमेंट होता है या जीएफटीआई का अलॉटमेंट होता है तो आईआईटी के अलावा जो दूसरे रिपोर्टिंग सेंटर बनाए गए हैं आपको वहां रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आईआईटी के अकॉर्डिंग आईआईटी में रिपोर्टिंग सेंटर डोले हैं, साथ साथ एनआईटी के अकॉर्डिंग एनआईटी में रिपोर्टिंग सेंटर बनाए हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा प्लीज। सर ऑडियंस में अंकित राज का सवाल है जी सर, अभी फाइनल अलॉटमेंट करते वक्त कितना पैसा पे करना है? देखिए फाइनल अलॉटमेंट जो आप पूछना चाह रहे हैं अंकित, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। सीट एक्सेप्टेंस जो फीस है, जो जनरल के लिए 45,000 और ओबीसी एसटी के लिए लगभग एससी एसटी के लिए 20,000 रखी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो फीस अभी जमा करनी है ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करिए। रिमेनिंग जो फीस है वो हर कॉलेज की अलग अलग है। एनआईटीज के अकॉर्डिंग फीस अलग है, आईआईटीज के अकॉर्डिंग फीस अलग है। इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो कॉलेज फाइनल अलॉट होगा उसकी वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ क्लियर बताना चाहूंगा, जैसा कि इस बार 7 जुलाई को थर्ड राउंड को रिपोर्टिंग का जो एक अलॉटमेंट था वो आना था, लेकिन कोर्ट की जो पिटीशन हुई उसके बाद में एक बार काउंसलिंग को रोक दिया गया। लगभग ये 3 दिन काउंसलिंग आगे एक्सटेंड हुई है। अब 10 जुलाई को यानी कि कल थर्ड राउंड का अलॉटमेंट जारी किया गया है। 4 दिन के गैप आने के कारण हो सकता है कि जो कॉलेज की फाइनल रिपोर्टिंग डेट्स है, चाहे वो आईआईटी की हो चाहे वो एनआईटी के हो, एनआईटी की यानी जोसा की वेबसाइट पे ये क्लियर कट मेंशन है कि एनआईटी के लिए 19 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में रिपोर्टिंग करना है। साथ साथ आईआईटीज के लिए हर आईआईटी की एक रिपोर्टिंग डेट जो कि जेईई एडवांस की वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी गई है। मे बी इनमें थोड़ा फेरबदल हो क्योंकि काउंसलिंग जस्ट आगे निकली है। तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि फीस डिपॉजिट करने वाली बात, एग्जैक्ट जो फीस का अमाउंट रहेगा वो आईआईटी एनआईटी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज की वेबसाइट पर आप देखिए, वो थोड़ा वेरी करेगा। जी सर अंकित आहिल ने हमसे पूछा है जी, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई हैव बीन ऑफर्ड अ सीट इन एनआईटी दुर्गापुर, कैन आई रिपोर्ट एट आईआईटी बॉम्बे फॉर एक्सेप्टिंग द सीट? नो नो नो, देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया अंकित कि आपको अगर आईआईटी की सीट का अलॉटमेंट होगा तो बेसिकली आपको आईआईटी में जाके रिपोर्ट करना है। एनआईटी का सीट का अलॉटमेंट होगा तो केवल आपको एनआईटी में जाके रिपोर्ट करना है। वाइस वर्सा कंडीशन जब एप्लीकेबल होती है उसे ड्यूल रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन रिलेट होकर और आया है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास आ रहा है कि ड्यूल रिपोर्टिंग का मीनिंग होता है अगर किसी स्टूडेंट को पहले के राउंड में आईआईटी का अलॉटमेंट हुआ, नेक्स्ट राउंड में उसको एनआईटी का अलॉटमेंट हुआ, ऐसे ही उसको इस बार एनआईटी का अलॉटमेंट हुआ और उससे पहले उसको आईआईटी का अलॉटमेंट हुआ, तो जो वाइस वर्सा कंडीशन बनती है, जो उसको नया अलॉटमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करना है। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि आपको जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करना है। ये ड्यूल रिपोर्टिंग कहलाती है। ड्यूल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपको 2 बार रिपोर्ट करना है। जो भी आपको नया कॉलेज मिलता है, अगर वो आईआईटी से एनआईटी में शिफ्ट होता है, एनआईटी से आईआईटी में शिफ्ट होता है, तो आपको ड्यूल रिपोर्टिंग करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप माने कि आपको आगे के राउंड के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करें, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। जी प्लीज बताइए। सर वनराज का सवाल है, यस, पीटीपीयू मैकेनिकल, टीएफडब्ल्यूएस और एसवीएनआईटी इलेक्ट्रिकल। देखिए आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एसवीएनआईटी सूरत बहुत अच्छा एनआईटी है। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलती है आप बिल्कुल मूव करें। आपको जो पहले वाला कॉलेज आपने बताया उसका रैंकिंग काफी नीचे आता है। अगर आपको एसवीएनआईटी सूरत के अंदर एक अच्छी ब्रांच मिलती है, करियर आपका सेफ है, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच को मूव करिए, आपका करियर सेफ रहेगा। जी प्लीज बताएं। राज पीयूष का सवाल है, सर प्रोडक्शन ब्रांच के स्कोप्स बता सकते हैं? देखिए प्रोडक्शन एक अच्छी ब्रांच है। आने वाले टाइम के अंदर मैंने कई बच्चों को ये गाइड भी किया है कि अगर आपको नीचे के एनआईटी में या नीचे के आईटी में प्रोडक्शन, मेटलर्जी ऐसी ब्रांच मिलती है तो भी आप मूव कर सकते हैं। स्कोप के अकॉर्डिंग ब्रांचेस का स्कोप फ्यूचर में काफी अच्छा है। अगर आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है, मैंने यहां पर कई बार बच्चों में ये बीच बोली भी है कि अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है और साथ साथ आपको ब्रांच बहुत लोअर मिल रही है, आप ब्रांच की तरफ फोकस एक बार कर सकते हैं। 1 साल कॉलेज में आप अच्छी स्टडी करिए, आप कॉलेज के अंदर अपना सीजीपीए बहुत अच्छा बनाइए ताकि आपको ब्रांच अपग्रेड करने का चांस मिले। अगर आपको मेटलर्जी या प्रोडक्शन पुराने आईआईटीज या पुराने एनआईटी में मिलता है, जाने में कोई नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं, करियर आपका सेफ है। प्लीज।
सर आकाशदीप का सवाल है जी। IISER मोहाली वर्सेस IISER भोपाल के बारे में बताएं। IISER और IISER मोहाली भोपाल दोनों ही काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। IISER की रैंकिंग इंडिया लेवल पे मास्टर इन साइंस यानी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जाने के लिए बहुत अच्छी डेवलप्ड है। 5 ईयर का कोर्स ये लोग पढ़ाते हैं। जो लोग आगे रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में स्कोप के हिसाब से MSc ब्रांच में जाना चाहते हैं, दोनों ही कॉलेज काफी अच्छा है। फिर भी मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप मोहाली के ब्रांच को ऑप्ट करें। आप IISER भोपाल को थोड़ा कंपैरिजन में नीचे रख सकते हैं और मोहाली को ऊपर रख सकते हैं। प्लीज। अमित सोनी हमसे जुड़े हैं सर, उन्होंने पूछा है सर YMCA कैसा रहेगा? देखिए YMCA फरीदाबाद हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज है। अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर यानी हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो YMCA की रैंकिंग काफी अच्छी है, आप मूव कर सकते हैं। अगर कोर ब्रांच आपको मिलती है, करियर आपका सेफ है, आप जा सकते हैं। अंशु अग्रवाल पूछते हैं NIT इलाहाबाद का ECE कैसा रहेगा सर? NIT इलाहाबाद काफी अच्छा कॉलेज है। NIT इलाहाबाद की रैंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने पहले बताया अंशु आपको, NIT इलाहाबाद 4th नंबर या 5th नंबर पे आने वाला NIT है। ब्रांच भी आपको कोर मिल रही है, कोर ब्रांच के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। सर सिमरन गुप्ता का सवाल है सर कैन आई गेट CSE विद 2040 रैंक इन IIT? देखिए 2040 रैंक पे अगर आप ध्यान दें, पिछले 3 जो राउंड्स हुए हैं काउंसलिंग के, उनका अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग रैंक भी जोसा की वेबसाइट पे अपडेट कर दी गई है। 2040 रैंक पे अगर आपको CS ब्रांच की तरफ फोकस्ड है तो ये नए IIT में मूव करने पे ही चांस बढ़ सकता है। पुराने IIT में एक्सपेक्टेशन काफी कम है। अगर आप देखें तो भिलाई, धारवाड़, जम्मू, यहां तो काफी पीछे के IIT हो गए। अगर आप देखें तो पटना, भुवनेश्वर, यहां भी आपको CS ब्रांच मिलने के चांसेस 3rd राउंड या 4th राउंड में बनते दिखाई दे रहे हैं। जी बताएं। सर अभिषेक आनंद का सवाल है IIT का रिपोर्टिंग डेट में कोई शेड्यूल चेंज हुआ है? अभिषेक मैं आपको बताना चाहूंगा कि IIT की जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं, ये रिपोर्टिंग डेट पे अगर हम निगाह डालें तो क्लियर कट मेंशन है, हर IIT ने अपनी एक रिपोर्टिंग डेट दे रखी है। रिपोर्टिंग डेट के अकॉर्डिंग हर IIT का से लिखा हुआ है कि जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, आपका जितना भी नए IIT के अंदर भी रिपोर्टिंग डेट्स जो है हर एक डेट के अकॉर्डिंग फिक्स डेट दे रखी है। मेरा सजेशन है आप IIT की रिपोर्टिंग डेट पे लगातार अपडेट रहें। मैंने इस पेज पे इस पोस्ट को भी कई बार डाला है कि अगर आप देखें तो IIT की जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं मे भी इनमें वेरिएशन आ सकता है। आप थोड़ा अटेंटिव रहें क्योंकि जिस तरीके से काउंसलिंग 10-4 दिन आगे खिसकी है, हो सकता है कि इनकी रिपोर्टिंग डेट्स में भी चेंज आए, तो प्लीज अपडेट रहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ आएगी तो आपको पेज पे अपडेट भी कर दी जाएगी। सर पार्थ गुप्ता का सवाल है सर NIT हमीरपुर CS वर्सेस BIT मेरसा CS NIT हमीरपुर और बिट्स मिश्रा में अगर हम CS की बात करें, हम हमीरपुर की रैंकिंग के अकॉर्डिंग बिट्स मिश्रा को काफी ऊपर रखा गया है। मेरा सजेशन पर्टिकुलर आपको रहेगा कि बिट्स मिश्रा में अगर आपको CS मिलती है तो NIT हमीरपुर का आप छोड़ सकते हैं। कंपेरिजन अगर मैं यहां पर करूं, अगर आपको जमशेदपुर, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल, सूरत, नागपुर, यहां कुछ आपको अगर कोर ब्रांच मिलती तो मेरा सजेशन होता कि यहां के कोर ब्रांच को आप मूव करें। लेकिन आपको थोड़ा नीचे आकर के NIT मिला है तो आप बिट्स मिश्रा के CS जा सकते हैं। सौरव का सवाल है सर जी, माई चांस फॉर गेटिंग गोवा CS एंड हैदराबाद CS ऑफ BIT SP, मेरा स्कोर है 345। चांसेस बनते हैं क्योंकि देखिए बिट्स में फर्स्ट इटरेशन का भी तो रिजल्ट आया है। मैंने यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि बेसिकली इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि बिट्स की तो 10th जुलाई लास्ट डेट थी फ्री डिपोजिशन की, तभी एक बार राउंड की काउंसलिंग आगे मूव हुई है। तो कंपैरिजन में बच्चों ने बिट्स के लिए ऑप्शन को ज्यादा ऑप्ट कर लिया है। ये कट ऑफ जरूर नीचे गिरेगी। हो सकता है कि आपको बिट्स हैदराबाद या बिट्स गोवा में CS मिलने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप काउंसलिंग में बने रहिए क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग काफी बड़ा अमाउंट भी बिट्स ने जमा कराया है, लगभग 1,23,000 रुपीज का अमाउंट जमा कराया है। तो काफी बच्चे जिनको भी IIT के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगा वो बिट्स की सीट को छोड़ेंगे। साथ साथ अभी IIT हैदराबाद के भी इटरेशन चल रहे हैं, राउंड चल रहे हैं। जिन बच्चों को यहां भी सीट का अलॉटमेंट होगा वो भी बिट्स की सीट को छोड़ेंगे। तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखें, बात बन सकती है। जी सर ऑडियंस में प्रज्वल सिंह पूछते हैं जी, सर आई हैव लॉस्ट माई सीट एज आई हैव नॉट रिपोर्टेड एट एनी ऑफ द NIT सेंटर, अब मैं क्या करूं? प्रज्वल आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो आपकी ही नहीं कई बच्चों की ये परेशानी है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि इस बार जोसा की 7th राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद CSAB यानी सेंटर सीट एलोकेशन बोर्ड की अलग से भी काउंसलिंग होगी। जिन बच्चों को अभी NITs में ऐसा कुछ उनके बैड लक के कारण उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी है या काउंसलिंग से वो क्विट कर गए हैं, उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी CSAB की सेंटर सीट एलोकेशन राउंड की काउंसलिंग में बन सकती है जो कि 19 जुलाई के बाद होने जा रही है। इसमें NIT, IIIT, GFTI के साथ में SFTI यानी सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी
पार्टिसिपेट करेंगे, जो बची हुई सीटों के अकॉर्डिंग आपको यहां काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो प्लीज थोड़ी सी होप रखें, आपके लिए सीएसईबी काउंसलिंग अगर मुझे अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यह जरूर मूव कर सकते हैं। यस सर, मनीष गुप्ता का सवाल है जी। सर, एनआईटी जमशेदपुर में सीएस और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 साल में से बेटर कौन सा होगा? ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में अगर आपको 5 ईयर आईटी मिल रहा है और एनआईटी जमशेदपुर में आपको अगर लोअर ब्रांच मिल रही है, मेरा सजेशन रहेगा आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की 5 ईयर ब्रांच को मूव कर जाए, क्योंकि जमशेदपुर की रैंकिंग एनआईटीज में नीचे आती है, ट्रिपल आईटी की रैंकिंग कुछ एनआईटी से नीचे आती है, लेकिन काफी सारे एनआईटी से ऊपर भी आती है। 5 ईयर अगर आपको वहां पर आईटी ब्रांच मिल रही है जिसके लिए स्पेशलाइजेशन है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का, तो आप जरूर मूव करें। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की 5 ईयर ब्रांच में आप जा सकते हैं, करियर आपका मुझे ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। प्लीज। सर, अखिल कुमावत का सवाल है सर, बिट्स पिलानी बायोलॉजिकल वर्सेस एमएनआईटी जयपुर डबल ई। देखिए, एमएनआईटी जयपुर की डबल ई आप जा सकते हैं। बिट्स में जो आपको अभी बायोलॉजिकल मिली है, अगर आपको बायोलॉजिकल ना मिलके अगर आपको इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स मिलती तो मेरा सजेशन होता कि आप बिट्स में इको या मैथ्स लेके करियर सेव कर सकते हैं। एमएससी में बिट्स में एक फायदा है, बिट्स में एमएससी लेने के साथ में अगर आपका कॉलेज में सीजीपीए 6 या 7 से ऊपर आता है तो आपको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट होने का मौका मिलता है। काफी सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने बिट्स में अभी तक एमएससी को ज्वाइन किया है, वहां पर जाकर के उन्होंने कॉलेज में 1 साल अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, फिर पैरेलली उन्होंने ब्रांच के ऑप्शन को अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग मूव किया है, वहां जाकर के उनका फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ब्रांच का अपग्रेडेशन भी होते देखा है। तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आपको बायोलॉजिकल साइंस मिलती है, आप बिट्स में थोड़ा पेशेंस बना के रखें, फी डिपॉजिट कर दें, क्योंकि बिट्स के रिफंड के रूल्स भी क्लियर कट मेंशन है। अगर आपको एमआईटी जयपुर में ट्रिपल ई मिली है, आप इधर भी एक बार सीट डिपॉजिट करके आगे की काउंसलिंग में जाए। अगर 6th राउंड में अपग्रेड होकर के आपको सीएस तक मूव करता है तो आप बिट्स को एक बार छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपको सीएस मूव नहीं करता है, बिट्स में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी एमएससी लेकर के ब्रांच इंप्रूव करने का बना हुआ है, आप उधर जा सकते हैं। प्लीज। सर, राजेश कुमार ने हमसे ईमेल पर पूछा है जी, आई हैव बीन ऑफर्ड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द सीट एट दिस मोमेंट, कैन आई एक्सेप्ट द सीट लेटर? नो। देखिए राजेश, मैंने अभी आपको जस्ट ये बात बताई है कि अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया है, साथ साथ आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी है, आप आगे की राउंड की काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं। ये काफी मैंडेटरी है। जिन स्टूडेंट्स को वेरी फर्स्ट टाइम जोसा के ग्राउंड में किसी भी सीट का अलॉटमेंट होता है, उनको जाकर के सीट एक्सेप्टेंट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो जोसा की काउंसलिंग में आगे के राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जस्ट 3rd राउंड आया है, 4 राउंड काउंसलिंग के और बाकी हैं। आपको जो भी कॉलेज के सीट का अलॉटमेंट वेरी फर्स्ट टाइम हो, आप जरूर रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर रिपोर्ट करिए, अदरवाइज आप काउंसलिंग से क्विट हो जाएंगे। ऐसा ना करें। यस प्लीज। सर, फेसबुक पे ही सवाल आया एक स्टूडेंट का, सर मैंने ट्रिपल आईटी जबलपुर को फ्रीज कर दिया है, इसके बाद अब क्या होगा? देखिए, आपने ट्रिपल आईटी जबलपुर को फ्रीज कर दिया है, पहले तो मेरी शुभकामनाएं कि आपको कॉलेज मिल चुका है। आप ट्रिपल आईटी जबलपुर की वेबसाइट पे एक बार आप रिपोर्टिंग डेट को पूरे तरीके से देख लीजिए कि आपको फाइनल रिपोर्टिंग करने के लिए ट्रिपल आईटी जबलपुर कब बुला रहे हैं। साथ साथ पूरे डॉक्यूमेंटेशन की आप लिस्ट बना लीजिए। आगे की राउंड की जोसा काउंसलिंग आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने फ्रीज के ऑप्शन को चूज कर लिया है। मेरा सजेशन ट्रिपल आईटी जबलपुर की साइट पे अपडेट रहिए, वहां जो भी आपको आगे के राउंड के हिसाब से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं फी डिपॉजिट करने के लिए, आप उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपका कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सके। सर, कृष्णा सिंह पूछते हैं आईआईटी खड़गपुर मेटलर्जी कैसा होगा? देखिए, आईआईटी खड़गपुर पुराना आईआईटी है, अगर आपको मेटा मिलती है, मैंने अभी जस्ट ये बात का रिस्पांस भी किया है, अगर आपको आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जी ब्रांच मिलती है, करियर आपका सेफ है। मेटलर्जी के प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हो रहे हैं आईआईटी में। आईआईटी भी आपको पुराना मिला है, मेटलर्जी का स्कोप भी काफी वास्ट फील्ड है, आप करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटी को नॉक कर रहे हैं, आप बिल्कुल मूव करिए, कोई आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं आएगी। जी। शिवम भटनागर का सवाल आया है जी, सर सेकंड रिपोर्टिंग में ई चालान की फोटोकॉपी दिखानी है क्या, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी फर्स्ट रिपोर्टिंग में ही उन्होंने हमसे ले ली। देखिए, आपको एक रिपोर्टिंग करते समय क्लियर कट ये मेंशन किया गया है कि एक आपको डॉक्यूमेंट मिला है जिसे कहते हैं कि फीस कम सीट एक्सेप्टेड लेटर। यहाँ पे क्लियर कट रिपोर्टिंग सेंटर पे जो रिपोर्ट अधिकारी था उसके साइन भी हुए हैं, साथ साथ आपकी फीस डिपॉजिट करने का पूरा कंफर्मेशन भी दिया हुआ है। अगर आपके पास में फी की रिसिप्ट की फोटोकॉपी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास आपका पूरा रिकॉर्ड अपडेट है, आप काउंसलिंग सेंटर में जाइए, आपको परेशानी नहीं आएगी। सर, निखिल कुमार का सवाल है विल देयर बी अ स्पॉट राउंड फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर जीएफटीआईएस? देखिए, इस बार स्पोर्ट राउंड बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया है कि इस बार स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, स्पोर्ट राउंड कंडक्ट नहीं होगा। स्पोर्ट राउंड के कंपैरिजन में स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग, जेई की जो सारी सीटें जोसा काउंसलिंग के थ्रू वैकेंट रह जाएंगी, उनके लिए इस बार स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, स्पोर्ट राउंड नहीं होगा। प्लीज।
सगनिक भट्टाचार्य ने हमसे पूछा है, यस आईआईटी बीएचयू से सीएस लेना चाहिए या आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल, प्लीज बताएं। देखिए बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है। आजकल जो स्कोप है या आजकल जो बूम है वो सीएस को लेकर के काफी ज्यादा लोग फोकस्ड हैं। अगर आपको आईआईटी बीएचयू में सीएस मिलता है, मेरा पर्टिकुलर सजेशन रहेगा आप उधर मूव कर सकते हैं, बशर्ते आपका कंप्यूटर साइंस की तरफ बहुत ज्यादा फोकस इंटरेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज आईआईटी कानपुर लगभग 4th नंबर का आईआईटी है। अगर आपको वहां इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलती है, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लेकर के भी अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। मेन कंसर्न केवल इतना सा है कि आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट सीएस फोकस होकर के ज्यादा है या आप थोड़ा सा ब्रांच से कंपेरिजन करके एक अच्छे आईआईटी की तरफ मूव कर सकते हैं। दोनों ही कॉलेज काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि आप कानपुर की इलेक्ट्रिकल ले, करियर आपका मुझे ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। सर अश्विनी सिंह का सवाल है, यस एसआरएमएस का आईटी कैसा है सर? एसआरएम का आईटी काफी अच्छा है। मेन एसआरएम में अगर आपको कटन कुलातुर वाले कैंपस में आईटी या सीएस में कोई भी ब्रांच मिलती है, आप मूव कर सकते हैं। एसआरएम के आज 5 से 6 कैंपस होने जा रहे हैं। चेन्नई में इसके 2 कैंपस हैं, बड़ापलानी में, रामापुरम में और कटन कुलातुर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसआरएम के दिल्ली एनसीआर में भी कैंपस है, आप इधर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेन कैंपस में आईटी ब्रांच मिलती है, करियर आपका सेफ है, आप मूव कर सकते हैं प्लीज। सर हाउ इज आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल ब्रांच प्लेसमेंट? आईआईटी कानपुर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। आप एक काम करें, देखिए मेरा ये सजेशन यहाँ उन सभी बच्चों को है जो कॉलेज के कंपैरिजन के साथ में ब्रांच का कंपैरिजन लेके चलना चाहते हैं। यहाँ जिस भी कॉलेज को वो ऑप्शनली या एक फोकस करके लास्ट फाइनल करें, एक बार जरूर उसकी वेबसाइट पे पूरा पढ़ लें, क्लोजिंग करके लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग ओपनिंग रैंक है उसको भी जस्ट एक बार आप देख लीजिए, साथ साथ आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को भी देख लीजिए, ताकि आपका सेटिस्फेक्शन प्रॉपर तरीके से डिसीजन में कन्वर्ट हो जाए। कानपुर आईआईटी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लेकर के प्लेसमेंट काफी अच्छा है, आप बिल्कुल जा सकते हैं जी। सर अमित सोनी का सवाल है, यस वाईएमसीए कैसा रहेगा सर? देखिए वाईएमसीए काफी अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मैंने अभी एक बच्चे का आंसर दिया है कि वाईएमसीए फरीदाबाद हरियाणा का एक अच्छा ऑप्शन है। कॉलेज रेपुटेशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छी मूवमेंट है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको वहां कोर ब्रांच मिलती है तो वाईएमसीए आपके लिए करियर के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी नॉक करता है प्लीज। शानू प्रियदर्शी का सवाल है, यस आईईएम कॉलेज वेस्ट बंगाल जेई में ईसी कैसा होगा? देखिए आईएम कोलकाता वेस्ट बंगाल का नंबर 4 पे आने वाला इंस्टीट्यूट है। अगर आपको आईएम कोलकाता में एक अच्छी कोर ब्रांच मिल रही है, करियर आपका सेफ है, आप जा सकते हैं। मैं यहाँ सभी बच्चों को एक बात वापस से रिमाइंड करना चाहूंगा, आपको स्टेट लेवल पे शुरुआत के 4 या 5 अच्छे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में, इवन तक 2 या 3 स्टार्टिंग के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है। साथ साथ आपको एक कोर ब्रांच की तरफ अगर एंट्री मिलती है, कोर ब्रांच की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है? पहली कंप्यूटर साइंस है, दूसरी इलेक्ट्रिकल है, थर्ड ईसी है, फिर मैकेनिकल है, फिर सिविल है। यहां तक 4 या 5 ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोर ब्रांच में शुरुआत के 2 या 3 कॉलेज के अच्छे इंस्टीट्यूट जो स्टेट लेवल के हैं, यहां अगर एडमिशन मिलता है तो करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी खुली हुई है, आप बिल्कुल चले जाए, उसमें आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें जी। सर रोहन कक्कड़ का सवाल हमें ईमेल से मिला है अभी, वो पूछते हैं, What is the state quota of eligibility for a candidate who is a resident of Bihar and appears for the class 12th examination in West Bengal? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रोहन आपने। यहाँ काफी लोगों को आज भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा क्या होता है। मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा रोहन के माध्यम से यहाँ सभी को कि होम स्टेट कोटे का मीनिंग होता है जिस स्टेट से आपने 12th का एग्जाम किया है। यानी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आपका बिहार का डोमिसाइल है और वेस्ट बंगाल से आपने 12th का एग्जाम दिया है, तो आपका स्टेट कोटा लगेगा वेस्ट बंगाल का। यानी आपको एनआईटी दुर्गापुर में होम स्टेट कोटे से 50% सीटों के अकॉर्डिंग रैंक मिलेगी और कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा। तो जिस स्टेट से आपका 12th का एग्जाम क्वालिफाइड होता है, डोमिसाइल आपका कोई भी स्टेट का हो उससे इतना मैटर नहीं रखता है। जो स्टेट आपका 12th क्वालिफाइड स्टेट है, वो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको एनआईटी में 50% सीटों का रिजर्वेशन मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको होम स्टेट कोटे से कॉलेज और ब्रांच अलॉट की जाती है जी। पूनम शीला का सवाल है सर, बिट्स रांची केमिकल इज गुड फॉर फ्यूचर और नॉट? बिट्स रांची केमिकल आप लेकर के बूम में जा सकते हैं। बिट्स रांची की रेपुटेशन अगर हम देखें तो बिरला इंस्टीट्यूट रांची की रेपुटेशन कुछ एनआईटी से नीचे आती है, लेकिन काफी सारे एनआईटी से ऊपर आती है। जीएफटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग बिट्स मिश्रा रांची की रेपुटेशन काफी अच्छी है।
केमिकल ब्रांच आपको मिली है, थोड़ी सी लोअर ब्रांच है। एक मेरा सजेशन पूनम आपको यहां रहेगा, केमिकल ब्रांच एक इजी ब्रांच है। केमिकल ब्रांच में आपको पढ़ने के साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने का काफी टाइम मिल जाता है। फ्यूचर रनिंग के अकॉर्डिंग आप पीजी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहे, एमबीए करना चाहे, जीआरई लिखना चाहे, टॉइफल में जाना चाहे, साथ साथ आप गेट और गेट की प्रिपरेशन करना चाहे, तो केमिकल ब्रांच एक इजी ब्रांच है। पढ़ने के साथ आपको एक्स्ट्रा ब्रांच के हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम काफी मिल जाता है, आप बिल्कुल मूव कर सकती हैं। साथ साथ कई गर्ल्स हमारी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में स्कोप के अकॉर्डिंग गई भी है, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, अच्छी अच्छी जॉब्स के अकॉर्डिंग वो प्लेसमेंट पे नॉक भी कर रही हैं। जी प्रशांत कुमार का सवाल आया है सर, जीजीयू बिलासपुर में सीएससी ब्रांच सही है क्या? जीजीयू बिलासपुर में सीएससी ब्रांच सही है क्या? देखिए, जीजीयू बिलासपुर एक आपका ठीक ठाक सा इंस्टीट्यूट है। आपके झारखंड में एक ठीक ठाक सा इंस्टीट्यूट लेवल पर रैंकिंग आती है। अगर आपको यहाँ पर एक कोर ब्रांच मिलती है करियर की और दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास में पैरेलल अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, करियर आपका सेफ है। आकाशदीप का सवाल आया है सर, करियर स्कोप इन बीएसएमएस फ्रॉम आईआईएसईआर। देखिए, आईआईएसईआर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया इस चीज का कि आईआईएसईआर 5 ईयर एमएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, कॉलेज लेवल के अकॉर्डिंग जिन बच्चों को अगर रिसर्च में करियर बनाना है, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट है। इन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का एक बहुत अच्छा फायदा ये है, आपकी फीस लगेगी मात्र 25 से 30 हजार रुपए के आसपास। साथ साथ आपको पढ़ने के लिए पूरा स्टाइपेंड भी मिलता है, बुक्स भी आपको फ्री मिलती है। ये ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनमें गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ रिसर्च के हिसाब से कुछ साइंटिस्ट हमारे पास ऐसे आ जाएं जो आगे करियर अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग रिसर्च में अपने आप को डेवलप कर पाए। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको आईआईएसईआर में एक अच्छी ब्रांच मिलती है आप बिल्कुल जाए। एमएस के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से आईआईएसईआर अच्छा स्कोप रखता है, आप जा सकते हैं। जी यश संत का सवाल है, हाउ इज केमिकल इंजीनियरिंग इन आईआईटी पटना? आईआईटी पटना, अभी देखिए आईआईटी पटना को खुले हुए 7 इयर्स हुए हैं, अभी इसके 2 बैच निकले हैं, यानी 2 एल्यूमिनी बैच निकले हैं। केमिकल को लेकर के आईआईटी पटना आप जा सकते हैं क्योंकि आईआईटी अब स्टेबल हो चुका है। अगर हम और बात करें तो जोधपुर के साथ में पटना, भिलाई, ये भी अच्छे आईआईटीज हैं, यहाँ मूव करने में करियर अच्छा है। साथ साथ आईआईटी इंदौर, ये भी अच्छे डेवलप हो चुके हैं। अगर यहाँ पर आपको लोअर ब्रांच जो मिलती है तो करियर के अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, आपका करियर सेफ है। सीआर शर्मा का सवाल है, डीटीयू स्पॉट राउंड में 18 के रैंक में आउटसाइड दिल्ली क्या मिलेगा? एक बार प्लीज वापस क्वेश्चन रिपीट करिए। डीटीयू स्पॉट राउंड में 18,000 रैंक में आउटसाइड दिल्ली मिल सकता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक स्पोर्ट राउंड की जब बात आती है, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक्स काफी नीचे आती है, लेकिन कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर जुलाई लास्ट यानी अगस्त में भी स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। तो कई बार ऐसे कई एग्जांपल हमारे सामने हैं जिनकी रैंक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जेई में लास्ट ईयर 17,000 18,000 थी, उनको डीटीयू में मैकेनिकल तक मिल चुका है। होता क्या है, सारे काउंसलिंग होने के बाद में कई बार बच्चे सीट को छोड़ देते हैं, उनके पास में पैरेलल दूसरे कॉलेज की अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे क्या करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे टाइम पे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करते हैं, ओपन अनाउंसमेंट निकालते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने इन कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो आकर के स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि पीछे की रैंक वाले तक भी बच्चों को स्पोर्ट राउंड में कोर ब्रांच मिल जाती है। तो स्कोप अच्छा है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा आप एक बार चीजों पे पूरा अपडेट रहें, चांसेस बनते हैं कि आपको स्पोर्ट राउंड में कोर ब्रांच मिल सकती है। यस सर, अगला सवाल आ रहा है ईमेल के थ्रू। सचिन कुमार ने पूछा है, विल अ कैंडिडेट बी अलाउड टू रीशफल द चॉइस लिस्ट एट एनी स्टेज ऑफ सीट अलॉटमेंट? देखिए, आप इस चीज को ध्यान रखिए सचिन, चॉइस जो रीशफलिंग की बात आपने बोली है, रीशफलिंग का मतलब होता है कि आपने जो पहले कॉलेज के प्रायोरिटी ऑर्डर को भर दिया है, इसमें आप चेंज करना चाहते हैं। जोसा ने बिजनेस रूल में और वेबसाइट पे क्लियर कट अपडेट कर रखा है कि आपने जो कॉलेज का प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा भर दिया है उसमें कोई भी चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है, साथ साथ पॉसिबल भी नहीं है। यानी आपने जो कॉलेज के ऑर्डर को भर के लॉक कर दिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब आगे के राउंड तक जो काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा वो आपका उसी भरी हुई चॉइसेस के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगा। हाँ, आप फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन को जरूर चूज कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आप आगे के राउंड में कॉलेज और ब्रांच के मूवमेंट में जा सकते हैं। जी सर, तपन गोयल का सवाल आया है, एनआईटी जयपुर सीएस की क्लोजिंग रैंक नहीं बढ़ी, मतलब अब कोई चांस नहीं बढ़ने का? देखिए, ऐसा कहना मुश्किल है। एनआईटी जयपुर की अगर हम बात करें, ये एक ही ऐसा एनआईटीज है सारे एनआईटीज के अकॉर्डिंग जिसमें होम स्टेट कोटे से कॉलेज की जो क्लोजिंग रैंक है वो जल्दी बंदी होती है, साथ साथ अदर स्टेट कोटे से लेट बंद होती है। कंसर्न केवल इतना सा है कि राजस्थान में इंडिया का टॉप बच्चा आकर के पढ़ता है, साथ साथ 12th के एग्जाम यहीं से क्वालिफाइड करता है। तो होम स्टेट कोटे के कारण कई बार देखा जाता है कि क्लोजिंग रैंक्स
जंप नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे, थोड़ा सा अपग्रेडेशन जरूर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक आएगा। मे बी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रैंक है, चांस आपको बन सकता है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। यस सर, निकेश ध्रुव का सवाल आया है। Yes. मुझे डीटीयू दिल्ली में सीएस मिला है और एनआईटी सूरतकल में ट्रिपल ई, कहाँ एडमिशन लेना बेटर होगा बताएं। डीटीयू में अगर आपको सीएस मिला है और एनआईटी सूरतकल में आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिली है, मेरा सजेशन रहेगा आप डीटीयू की सीएस को एक बार रोक के चले। एनआईटी सूरतकल की ट्रिपल ई ब्रांच अगर अपग्रेड होकर के इवन तक सेकंड राउंड, सिक्स राउंड तक भी आपको अपग्रेड होकर के सीएस तक मूव करती है, तो जरूर आप डीटीयू की सीएस को एक बार छोड़ दीजिएगा। सीएस अगर फोकस होकर के फ्यूचर के अकॉर्डिंग ब्रांच का स्कोप बहुत बड़े और बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है। डीटीयू के सीएस का प्लेसमेंट आप देखें, डीटीयू के सीएस का प्लेसमेंट भी काफी ऊपर है। अगर आपको एनआईटी सूरतकल में ट्रिपल ई ब्रांच मिलती है, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप सूरतकल में ट्रिपल ई ब्रांच लेकर के अपॉर्चुनिटी को नॉक करें, साथ साथ आप ब्रांच अपग्रेड करके कॉलेज में मेहनत करके अपग्रेड करा ले। एक ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो डीटीयू में सीएस का है। मेरा सजेशन रहेगा सूरतकल में अगर आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिलती है, आप मूवमेंट लेकर के अपग्रेड कराने के अकॉर्डिंग जरूर चले जाएं, अदरवाइज ज्यादा अच्छा रहेगा आप डीटीयू के सीएस को लॉक करें। यस बताएं प्लीज। सर, पूजा अग्रवाल का सवाल है। हाँ। हमें 3 राउंड में श्रीनगर इलेक्ट्रॉनिक मिला है और हमने फ्लोट ऑप्शन ले रखा है। Yes. यदि हमें 6 राउंड तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हम 6 राउंड में विड्रॉ कर सकते हैं ना? उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? हमारी जेई मेन रैंक 28,713 है। मुझे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली विड्रॉल की जहां तक बात आती है, विड्रॉल का मीनिंग है कि आप काउंसलिंग से क्विट होना चाहते हैं। देखिए बात समझिएगा, जोसा ने 6 राउंड तक विड्रॉल का ऑप्शन खोल रखा है। विड्रॉल का ऑप्शन खोलने का मीनिंग ये है 1,000 रुपए लेस करके जोसा आपको पूरी की पूरी फीस वापस कर देगी और जो बची हुई सीटें होंगी वो 7 राउंड में अलॉटेड कर दी जाएगी। मीनिंग ये है जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड से लेकर के 6 राउंड तक कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, साथ साथ वो बच्चे रिफंड कराना चाहते हैं, तो वो जोसा की वेबसाइट पर अकाउंट नंबर के साथ में विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके पूरी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके विड्रॉल फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके रिपोर्टिंग डेट के अकॉर्डिंग जो भी उनके पास उस राउंड के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, वहां जाकर के उनको विड्रॉल के फॉर्म को सबमिट करना है। जोसा उनको 6 राउंड तक लास्ट जो है 1,000 रुपए लेस करके पूरी फीस यानी 44,000 जनरल के अकॉर्डिंग, 19,000 एसटी के अकॉर्डिंग वापस कर देगी। अगर 6 राउंड तक आपने रिफंड नहीं कराया, बात ध्यान से सुनिएगा, 6 राउंड तक अगर आपने रिफंड नहीं कराया तो ये फीस आपकी पूरी की पूरी फॉरफिटेड हो जाएगी, क्योंकि 7th राउंड के बाद में कोई भी रिफंड का प्रोसेस नहीं है। या तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उस कॉलेज के ब्रांच को अवेलेबल ले लें, या फिर आप उस कॉलेज के ब्रांच को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। 6 राउंड तक आप रिफंड करा सकते हैं, 1,000 रुपए लेस होकर आपको पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। इसी क्वेश्चन में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको ऐसा सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको लगता है कि वो 1 साल आईआईटी में दोबारा पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ वो काउंसलिंग में भी प्ले कर रहे हैं और उनको ब्रांच भी मिल चुकी है, वो नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। मेरा कहने का मीनिंग ये रहेगा, अगर उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है और अगले साल वो वापस आईआईटी में बैठना चाहते हैं, 6 राउंड की एक फाउंडेशन क्लियर कट आपके पास अवेलेबल है। कई केसेस ऐसे लास्ट टाइम मेरे सामने आए हैं जिन्होंने आईआईटी की सीट रोक करके आईआईटी की सीट को टाइम रहते रिफंड नहीं कराया, अगले साल की उनकी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो गई है। आईआईटी में जो बच्चे नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके पास अभी चांस और ऑप्शन अवेलेबल है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उन स्टूडेंट के लिए ये क्लीन चिट है कि 6 राउंड तक वो रिफंड के लिए जरूर अप्लाई कर दें, ताकि नेक्स्ट ईयर उनकी आईआईटी की एलिजिबिलिटी बनी रहे। ये ऑप्शन एनआईटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जी बताएं। हमनप्रीत ढिल्लों का सवाल है, पीईसी मैकेनिकल और एमएआईटी आईपीयू सीएससी बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए, अगर आपको इंद्रप्रस्थ के अंदर महाराजा अग्रसेन में सीएससी ब्रांच मिली है, पैरेलल आपको पैक इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर ब्रांच मिली है, मेरा सजेशन रहेगा महाराजा अग्रसेन में अभी तो 40,000 रुपीज जो आईपीयू का अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड का, उसमें जरूर जमा करा दें। अपग्रेड होकर के आपको अगर यूएसआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिलती है तब तो आप मूव करें। एक ऑप्शन की तरह पैक में ई ब्रांच को भी चूज कर सकते हैं। एक दिल्ली में पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा, जो कि मैं नॉर्मली बच्चों को कई बार बताता भी रहता हूं, कि दिल्ली में पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप दिल्ली के अंदर एक जो प्लेटफॉर्म दिल्ली का है उसके आसपास जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सराउंडिंग एरिया में अगर आपको कैट का एग्जाम देना हो, कैट का एग्जाम देना हो, जीआरई लिखना हो, तो सराउंडिंग एरिया में आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज अवेलेबल है।
दिल्ली लोकेलिटी में मोस्टली जो बच्चे कॉलेज को ज्वाइन करते हैं उनका बेसिक एक थिंकिंग ये भी होता है कि वो सराउंडिंगली फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं वहां जाकर के करियर अपॉर्चुनिटी को नॉक करें, चाहे वो किसी एक सिंपल कॉलेज में कोर ब्रांच के साथ पढ़ रहे हो। तो अगर आपको पैक में इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है, एनआईटी जयपुर, आपको महाराजा अग्रसेन में सीएससी मिला हुआ है, आप महाराजा अग्रसेन की सीएससी की तरफ मूव करें, करियर मुझे आपका ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। जी रंजीत कुमार का सवाल है, वेयर डू आई फाइंड द फॉर्मेट ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर सीट एक्सेप्टेंस? देखिए, जो सीट एक्सेप्टेंस करने के लिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स हैं वो जोसा की काउंसलिंग में बिजनेस रूल्स दिए हुए हैं। उन बिजनेस रूल्स में लास्ट के जो 5 पेजेस हैं उन पेजेस में सारे के सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कट मेंशन है, दी भी हुई है, जिसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट है, SC/SC सर्टिफिकेट्स है, विड्रॉल फॉर्म है, स्विच ओवर फॉर्म है, आपके पास में अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसमें आपको फ्रीज, प्लॉट और स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड करिए, उसके अकॉर्डिंग जो जो आपके एलिजिबिलिटीज के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंटेशन यूज में आने वाले हैं उनको कलेक्ट करिए, अपना एक फोल्डर बनाइए और जब भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के वहां रिपोर्ट करिए। यस। संकेत गोंगलिया ने पूछा है, आई रिजेक्टेड अ सीट इन 1 राउंड, कैन आई पार्टिसिपेट इन द सीट अलोकेशन अगेन? देखिए, मैंने अभी आपको संकेत यहां बताया है कि बेसिकली जिस भी स्टूडेंट ने आगे अभी काउंसलिंग के ऑप्शन को छोड़ दिया है या सीट को रिजेक्ट कर दिया है वो आगे की जो सही काउंसलिंग के राउंड से बाहर हो चुका है, आगे उसके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, उसके पास में सीएससीबी जो सेंटर सीट एलोकेशन बोर्ड है उसके थ्रू एक अपॉर्चुनिटी बची हुई है, वो उस काउंसलिंग में मूव कर सकता है। जी। पार्थ शिंदे ने पूछा है, सर, Yes. आई हैव चोजन स्लाइडिंग, सो नाउ डू आई हैव टू गो टू द सेंटर आफ्टर 7th राउंड रिजल्ट? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है क्योंकि कई स्टूडेंट के दिमाग में आज भी ये डाउट है कि 7th राउंड में जब मैंने स्लाइड के ऑप्शन को चूज किया है या फ्लॉट के ऑप्शन को चूज किया है तो जब मुझे 7th राउंड में फाइनल कॉलेज का अलॉटमेंट होगा तब मुझे करना क्या है। जोसा की वेबसाइट पे अगर आप रिपोर्टिंग सेंटर एनआईटी पे क्लिक करें और उसमें पूरे आप रिपोर्टिंग रूल्स को पढ़ें तो वहां क्लियर कट इस चीज का मेंशन है कि 7 राउंड में जो आपको कॉलेज का फाइनल अलॉटमेंट होगा आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है। दोबारा किसी रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको रिपोर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि वो ड्यूरेशन काफी कम स्पान का रहेगा। वो ड्यूरेशन में अगर आप रिपोर्टिंग सेंटर में जाएंगे, पैरेलली आप वापस से कॉलेज में जाएंगे तो ड्यूरेशन काफी लेंथी हो जाएगा। तो जो भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट फाइनल होता है आप उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करें, आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाने की नीड नहीं है। यस। सौरभ जोशी पूछते हैं, हाउ इज JSS नोएडा IC? देखिए, JSS नोएडा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर हम देखें, अगर आप यूपीटीयू के बेस कॉलेज की बात करना चाहेंगे JSS में आप जा सकते हैं। JSS नोएडा की रैंकिंग यूपीटीयू के कॉलेज में लगभग प्राइवेट कॉलेज के अंदर 3rd या 4th नंबर पे आती है। अगर आपको वहां एक अच्छी ब्रांच मिलती है आप मूव करें, करियर आपका सेफ दिखाई दे रहा है। मन गोयल का सवाल है, यस। बिट्स हैदराबाद CSE या फिर IIT गुवाहाटी सिविल? IIT गुवाहाटी में अगर आपको सिविल मिला है, बिट्स हैदराबाद में CS मिला है, आप पहले ये चीज देखिए कि आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आपको बिट्स हैदराबाद में CS की तरफ इंटरेस्ट है, आप फोकस है कि CS में आपके करियर की अपॉर्चुनिटी आप ज्यादा नॉक अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तब तो आप बिट्स हैदराबाद के CS लें। साथ साथ IIT गुवाहाटी की सिविल भी काफी अच्छी ब्रांच है। अगर आपका कंस्ट्रक्टिव दिमाग है, आगे आप कोर ब्रांच के साथ में सिविल में बढ़ना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप 1 साल अच्छे एफर्ट्स लगा के ब्रांच इंप्रूव कर सकते हैं, तब तो आप IIT गुवाहाटी के सिविल जाएं। अदरवाइज बिट्स हैदराबाद के CS मुझे ज्यादा अच्छे ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि CS का प्लेटफॉर्म ज्यादा है। हैदराबाद बिट्स में पढ़ने का एक अच्छा ऑप्शन और फायदा ये भी है क्योंकि IIT हैदराबाद भी वहां आ चुका है, IIT हैदराबाद भी आ चुका है, बिट्स हैदराबाद भी है। इन तीनों के प्लेसमेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज IIT हैदराबाद में या IIT हैदराबाद में आएगी वो बिट्स हैदराबाद में जरूर मूव करती है। साथ साथ जो CS ब्रांच है इसका अपने आप ही इतना अच्छा बूम है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिट्स हैदराबाद आपके लिए CS के अकॉर्डिंग ज्यादा करियर के हिसाब से बड़ा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यस। अभिमन्यु सिंह का सवाल है, आई वुड लाइक टू विदड्रॉ, कैन आई गेट द रिफंड ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी? यस, आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि आप 6th राउंड तक आते आते अगर आपको 6th राउंड में भी सीट को विड्रॉल करना है, आप बिल्कुल विड्रॉल करने के लिए जा सकते हैं। 1000 रुपए लेस होकर के 1000 रुपीज लेस होकर के जोसा के थ्रू आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। उसका पूरे के पूरे जो फॉर्मेलिटीज का ऑप्शन है वो जोसा की वेबसाइट के होम पेज पे ही क्लिकिंग पॉइंट पे अवेलेबल है। आप क्लिक करके सारी फॉर्मेलिटीज को कर सकते हैं और रिफंड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यस। सर, प्रज्वल सिंह जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही हमसे सवाल पूछा था कि मैंने NIT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कहते हैं शुड आई ड्रॉप, मैं क्या ड्रॉप करके दोबारा तैयारी करूं? देखिए प्रज्वल, ये एक क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं जब उनको एक अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच नॉक नहीं होती है।
वो जरूर जानना चाहते हैं कि हमें ड्रॉप किस कंडीशन में करना चाहिए। मैं खुल के इस प्लेटफॉर्म पे 2 मिनट के अंदर ये चीज डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट अगर उसको ऐसा लगता है कि कैलिबर, कैपेसिटी और अपने अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और उसको ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों को सिस्टमेटिकली 1 ईयर के अकॉर्डिंग बहुत सिस्टमेटिकली मैनेज कर सकता है, साथ साथ अगर उसको ऐसा लगता है कि 1 साल वो पूरे तरीके से एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि साल भर का टाइम उसको सारी गलतियों को रिवाइज करने में, रिमूव करने में अपने आप को पूरा कंफर्ट जोन में मानता है, तो वो रिपीट करे। अगर उसको लगता है कि साल भर बाद कंडीशंस में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इस साल जो मुझे कॉलेज मिला है उसमें लगभग वो पूरे तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल पे अपने आप को लेकर के चलता है, तो वो जरूर कॉलेज में एडमिशन ले। यहां पर केवल कंसर्न इतना है, आपकी विल पावर कितनी है, आपको खुद पे कितना प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस है, 1 साल की सारी गलतियां जो आपने करी है उनका कितना एनालाइजेशन आपके पास में है। अगर ये सारी सिस्टमेटिकली आपके पास प्रॉपर अप्रोच है तो आप रिपीट करिए, करियर मुझे आपका ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। प्रतीक प्रवीण पूछते हैं, एनआईटी जालंधर केमिकल सर कैसा ब्रांच है, कैसा कॉलेज है? देखिए एनआईटी जालंधर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। एनआईटी जालंधर की रैंकिंग एनआईटी में लगभग 10 नंबर पे आती है, और अगर आपको वह केमिकल ब्रांच मिली है, केमिकल का भी एक अच्छा अपना बूम है, अपना एक अच्छा पेस है। अगर आपको केमिकल ब्रांच मिल रही है, एनआईटी जालंधर एक अच्छा कॉलेज है। कॉलेज में रहकर के आप इतना एफर्ट्स लगाएं कि आपकी ब्रांच इंप्रूवमेंट हो जाए, कॉलेज में सीजीपी आप अच्छा बनाए, करियर अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग एनआईटी जालंधर की केमिकल आप मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस। निखिल का सवाल है, स्पॉट राउंड के बारे में बताएं, क्या इस बार भी एनआईटी आईआईटी में स्पॉट राउंड्स होंगे? देखिए निखिल, स्पोर्ट राउंड की कोई कंडीशन नहीं है। जोसा की वेबसाइट पे क्लियर कट मेंशन है कि स्पोर्ट राउंड इस बार नहीं करा जाएगा, इस बार स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। ये भी स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग 7 राउंड ऑफ जोसा की काउंसलिंग खत्म होने के बाद होगी। तो जोसा की सारी काउंसलिंग एक बार फिनिश हो जाए, उसके लिए सीएसईबी के थ्रू इस बार स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी, जो लगभग अब ऐसा लगता है कि 22 जुलाई के बाद होगी। यस। सर आलोक गोयनका का सवाल है, एनआईटी जमशेदपुर में रिपोर्टिंग कब से करनी है? एनआईटी जमशेदपुर में रिपोर्टिंग, मैंने अभी जस्ट ये आलोक आपको बताया कि जितने भी एनआईटीज हैं इनकी रिपोर्टिंग की एक पर्टिकुलर डेट एनआईटीज की वेबसाइट पे लगातार अपडेट कर दी जाएगी 15 जुलाई के बाद में। आप साइट पे थोड़ा अपडेट रखें और अपने आप को पूरा वहां पर नॉलेज गेन करें, ताकि जो रिपोर्टिंग डेट्स है उसमें आपकी चूक ना हो जाए। यस। सौरभ कुमार का सवाल है, सर डिफरेंस बताइए ईसीई और ट्रिपल ई। देखिए ईसीई और ट्रिपल ई बेसिक ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल का ही एक पार्ट है। एक में कम्युनिकेशन आता है, एक में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आता है। थोड़ा सा वेरिएशन आता है 3rd और 4th ईयर में पढ़ते पढ़ते इलेक्टिव्स का। ज्यादा बेटर है कि ईसीई के कंपैरिजन में, सॉरी ट्रिपल ई के कंपैरिजन में ईसीई का स्कोप थोड़ा ज्यादा है। कम्युनिकेशन की आजकल फील्ड को लेकर के डिमांड ज्यादा है। अगर आप ट्रिपल ई के कंपैरिजन में ईसीई को ऑप्ट करेंगे तो मुझे करियर आपका उसमें ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। कुणाल जहांगीर का सवाल है, सीएस ब्रांच के लिए आईआईटी जोधपुर या डीटीयू कौन सा बेहतर होगा? आईआईटी जोधपुर सीएस के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। डीटीयू स्टेट लेवल का कॉलेज है, आईआईटी जोधपुर आईआईटी लेवल का कॉलेज है। आईआईटी जोधपुर के भी लगभग 2 से 3 बैच पास हो चुके हैं, जिनका हमारे पास फीडबैक काफी अच्छा आया है। अगर आपको सीएससी ब्रांच आईआईटी जोधपुर में मिलती है, आप डीटीयू की सीएस ब्रांच को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आईआईटी जोधपुर की सीएस ब्रांच मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा फायदे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। Yes. काफी स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा है, सर एलएनएमआईटी जयपुर में सीएस कैसा है? एलएनएमआईटी जयपुर एक पुराना स्टेबल अच्छा इंस्टीट्यूट है। लगभग 7 से 8 साल पहले जब ये कॉलेज हम लोगों के भी सुनने में आता था तो नया सा लगता था, लेकिन पिछले कई सालों में इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी अच्छे जा रहे हैं। जयपुर लोकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडिया का काफी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाने लगा है। प्लेसमेंट सिनारियो भी काफी अच्छा है। अगर आपको एलएनएमआईटी जयपुर में सीएस ब्रांच मिलती है, आप बिल्कुल मूव करें। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कोर ब्रांच के अकॉर्डिंग एलएनएमआईटी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हैं। यस। विनोद कुमार का सवाल है, सर इट इज गुड टू ज्वाइन आईआईटी गांधीनगर मटेरियल साइंस। आईआईटी गांधीनगर की मटेरियल साइंस को आप फ्लॉट पे डालिए, आप फ्लॉट करके अपग्रेड करके दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट को नॉक करें। अगर आपको फाइनली 6 या 7 राउंड में आईआईटी गांधीनगर की मेटा मिलती है, तब तो आप बिल्कुल करियर अपॉर्चुनिटी को नॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप थोड़ा सा सोचें, नया आईआईटी है, मेटलर्जी थोड़ी नीचे की ब्रांच है, स्कोप के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा वास्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन आज से 4 साल बाद जब आप इंस्टीट्यूट की कोर ब्रांच के साथ निकलेंगे, तब आपसे पहले 3 बैच ऐसे होंगे जिनका प्लेसमेंट हो चुका होगा। तो फ्यूचर रनिंग 4 साल के बाद तो कॉलेज डेवलप हो जाएगा, लेकिन अभी इसको आप फ्लॉट पे रखिए। फ्लॉट के अकॉर्डिंग अगर आपको ऊपर के कोई और अच्छे इंस्टीट्यूट में ब्रांच अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा ऑप्शन वो दिखाई दे रहा है। यस।
रजत लाठी पूछते हैं आईएसएम धनबाद मिनरल इंजीनियरिंग वर्सेस एनआईटी जयपुर केमिकल इंजीनियरिंग के। आईएसएम धनबाद की मिनरल ज्यादा अच्छी है, एनआईटी जयपुर की जब मैं केमिकल ब्रांच पे आता हूं, एक तो एनआईटी जयपुर लगभग 4th या 5th नंबर पे आने वाला एनआईटी है। साथ साथ अगर आपको यहाँ कोर ब्रांच मिलती तब तो हम उस अपॉर्चुनिटी को नॉक करते कि आप सीएस या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की तरफ जाएं, लेकिन यहां भी आपको काफी नीचे की यानी केमिकल ब्रांच मिल रही है। आप एनआईटी जयपुर की केमिकल लेने से अच्छा आप धनबाद की मिनरल लें। धनबाद की मिनरल इंजीनियरिंग के स्कोप्स काफी अच्छे हैं, प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हैं। इंस्टीट्यूट के ही कई बच्चे कॉलेज में मिनरल इंजीनियरिंग में पढ़ के अपने स्कोप को नॉक कर चुके हैं और अच्छी जगह प्लेस भी हो चुके हैं। दक्षा वर्मा पूछती हैं सर सीएससी के लिए जेईसीआरसी कैसा है? देखिए जेईसीआरसी जयपुर में भी दो बात आपको कहूंगा यहाँ पर। एक तो जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी है, एक जेईसीआरसी कॉलेज है। जेईसीआरसी कॉलेज लगभग 13 से 14 इयर्स पुराना है, यूनिवर्सिटी को अभी 6 से 7 साल हुए हैं। अगर आपको जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में सीएस मिलती है तब भी आप एक बार अपॉर्चुनिटी को नॉक कर सकते हैं। पैरेलल आप ये जरूर देखिए कि आपके पास अगर दूसरी कॉलेज की अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है, आप उस तरफ सोचिए। अगर आपको जेईसीआरसी कॉलेज में सीएस मिल रही है जो कि आरटीयू के एफिलिएटेड है, अभी राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग चल भी रही है जिसका अभी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है, कॉलेज अलॉटमेंट डिक्लेयर होना भी थोड़ा बाकी है। अगर आपको जेईसी में कोई जेईसीआरसी कॉलेज में सीएस मिलती है बिल्कुल मूव कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सीएस की जहां तक बात करता हूं, दूसरा ऑप्शन है तो प्लीज वहां सोच सकते हैं। यस सर काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, इन टर्म्स के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बहुत ही एक बेसिक और बड़ा क्वेश्चन आप सभी ने पूछा है, फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड। बात समझिए, फ्रीज का मीनिंग ये है, आज सपोज 3rd राउंड में आपको आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल ब्रांच अलॉट होती है। मैं एज एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपको आईआईटी जोधपुर में मैकेनिकल ब्रांच अलॉट होती है, आप यहीं पर अपनी जितने भी आपने इसके ऊपर कॉलेज की ब्रांच भरी है उनसे बेस्ट सेटिस्फाइड है कि आप यहीं पर ही काउंसलिंग को रोकना चाहते हैं और आप आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल ब्रांच को और करना चाहते हैं, तो आप आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल ब्रांच को फ्रीज करिए। इसका मतलब ये है कि आप आगे की राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं और आपको फाइनल अलॉटमेंट जो हो चुका है वो आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल का हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल जो ब्रांच सपोज ये 10th नंबर पे आपने भरी है, आप 1 to 9 में आईआईटी कोई भी आपने ऊपर भरा हुआ है और वो इससे आप बेटर मानते हैं, अगर आपको अलॉटेड कॉलेज की अपग्रेडेशन में ऊपर के किसी भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच में मूव करना है तो आप फ्लॉट के ऑप्शन को चूज करेंगे। एक छोटी सी बात वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको जो कॉलेज अभी मिला है इसके ऊपर जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट में कोई भी कॉलेज की ब्रांच को भरा है, अगर आप इंट्रा कॉलेज को चेंज करते हुए ब्रांच में मूव करना चाहते हैं तो आप फ्लॉट के ऑप्शन को चूज करें। अगर आपको जो कॉलेज आज अलॉट हुआ है इसी कॉलेज की ऊपर भरी हुई ब्रांच में आप मूव करना चाहते हैं तो आप स्लाइड के ऑप्शन को चूज करें। स्लाइड का मीनिंग जो कॉलेज मिला है इसके अपग्रेडेशन में इसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच में जाना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग स्लाइड करें। अगर जो आपको कॉलेज मिला है ऊपर भरे हुए किसी भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आप फ्लॉट के ऑप्शन को चूज करें। राज गुल्हानी का सवाल है, उन्हें आईआईटी कानपुर से मटेरियल साइंस में मिला है। उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बताइए। देखिए आईआईटी कानपुर की जो मटेरियल साइंस है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली ब्रांच है। कानपुर आपको कॉलेज भी काफी अच्छा आईआईटी के हिसाब से मिला है। मटेरियल साइंस का स्कोप भी अपनी जगह पे काफी वास्ट और काफी बड़ा स्कोप है। अगर आपको आईआईटी कानपुर में मटेरियल साइंस मिलती है, मेरा सजेशन रहेगा आप जा सकते हैं। मटेरियल साइंस के स्कोप के अकॉर्डिंग, मटेरियल साइंस में आगे फ्यूचर रहने के अकॉर्डिंग स्कोप काफी वास्ट है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मटेरियल साइंस का स्कोप अच्छा आ रहा है, प्लेसमेंट सिनेरियो काफी बेस्ट है, आप जा सकते हैं। सर हमें एक सवाल मिला था ईमेल के माध्यम से जिसमें हितेश पूछते हैं, आई हैव पास क्लास 12th इन 2017 एंड जेई एडवांस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। इफ आई विड्रॉ फ्रॉम द सीट अलॉटमेंट एम आई एलिजिबल फॉर जेई एडवांस 2018? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये जस्ट मैंने अभी इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई भी किया था। 2017 में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में है और आपने जो से काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट भी कर लिया है, आप विड्रॉल के ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट ईयर आपकी एलिजिबिलिटी को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अगले साल भी आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी। अगर आपको 2017 में अभी कॉलेज का अलॉटमेंट आईआईटी का हो भी जाता है, 6th राउंड तक आपके पास में रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल है, विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपनी सीट को विड्रॉल करके नेक्स्ट सीट की एलिजिबिलिटी को कैरी ऑन कर सकते हैं। विवेक का सवाल आया है सर हमारे पास, पूछते हैं, आई हैव पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड आई वांट टू रिजेक्ट द सीट बाय नॉट रिपोर्टिंग एट द सेंटर, रिपोर्टिंग सेंटर, हाउ कैन आई क्लेम द रिफंड? देखिए अगर आप रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, मेन कंसर्न ये है कि जब तक आप रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी सीट ऑटो कैंसिल हो जाएगी।
यहाँ बात समझिएगा, एक स्टूडेंट को किसी भी काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग के राउंड में कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ, कॉलेज का अलॉटमेंट होने के बाद अगर उसने रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किया, उसकी सीट ऑटो कैंसिल हो गई है। अब उसको करना क्या है? उसको ये करना है कि अपने विड्रॉल करने के लिए, फीस रिफंड के लिए जोसा की वेबसाइट पर विड्रॉल के फॉर्म को क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन फिल करके विड्रॉल फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना है, और फिर उसको जोसा अपने आप ही 1000 रुपये लेस करके पूरी फीस का रिफंड कर देगी। यस, वीरेंद्र सूथर का सवाल आया है, कंप्यूटर साइंस वर्सेस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में बताएं। देखिए, कंप्यूटर साइंस का स्कोप काफी वास्ट है। कोडिंग कल्चर को आज हर कोई अडॉप्ट करना चाह रहा है। एक बूम सा, एक हवा से चली हुई है सीएस को लेकर के। सीएस एक अच्छी ब्रांच है, फ्यूचर रनिंग में हिसाब से कोडिंग कल्चर काफी सपोर्टिव है। इलेक्ट्रिकल एक बेसिक ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल का भी अपनी जगह पे काफी स्कोप है, लेकिन जब हम वास्ट फील्ड को देखते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सीएस ब्रांच का स्कोप बड़ा दिखाई दे रहा है। सीएस एक वास्ट फील्ड है। कोडिंग कल्चर में अगर आपका दिमाग चलता है, आपका इंटरेस्ट है, आपका मूवमेंट आप बनाना चाहते हैं, तो कोडिंग कल्चर के अकॉर्डिंग आप सीएस को लें। इलेक्ट्रिकल अपनी जगह पे काफी बेसिक स्कोप वाली ब्रांच है। अगर आपको फ्यूचर में आईएएस के एग्जाम देने हैं, गेट का एग्जाम लिखना है, कैट का एग्जाम लिखना है, गेट के हिसाब से भी, आईएएस एंट्री के हिसाब से भी इलेक्ट्रिकल का स्कोप थोड़ा वास्ट है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नॉक करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल को चूज कर सकते हैं। मोहित का सवाल है, हाउ टू फ्रीज अ सीट। हाउ टू फ्रीज ए सीट। मोहित, आपने जो क्वेश्चन पूछा है हाउ टू फ्रीज ए सीट, ये आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे फ्रीज के ऑप्शन जो कि अंडरटेकिंग फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पे पूरे के पूरे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप उसमें से अंडरटेकिंग फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालें। सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर का ऑप्शन फ्रीज का है, उसको टिक करें। उस अंडरटेकिंग फॉर्म को सारे डॉक्यूमेंट के साथ लेकर के रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट करें। वहां पर जब आप ये रिपोर्ट करेंगे, आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो इस अंडरटेकिंग फॉर्म में जो भी ऑप्शन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीज के ऑप्शन को चूज करके वहां जमा करते हैं, तो आपकी जो भी सीट अलॉट हुई है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। सुमांशु दे पूछते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर मुझे मिल रहा है कोलकाता में नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज में। Yes, मैं क्या करूं? अगर आपको नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट कॉलेज में, कोलकाता वाले कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, आप एक बार इसको रोक लीजिए। आगे के राउंड में फ्लोटिंग के ऑप्शन को चूज करके अपग्रेड कराइए, क्योंकि आपका एनएसआईटी जो कोलकाता का कॉलेज है, ये लगभग 7-8 नंबर पे आने वाला प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। साथ में मैकेनिकल ब्रांच आपको कोर मिली है। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच कोर मिलती है, आप जा सकते हैं, बशर्ते आप एक बार फ्लोटिंग के ऑप्शन को चूज करके अपग्रेडेशन के लिए जरूर अप्लाई करें। यस, अंशुल अग्रवाल का सवाल है, आईआईटी दिल्ली में इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल, कौन सा बेहतर है? मेरा सजेशन ये रहेगा कि आईआईटी दिल्ली की जो आपको प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पीएनआई ब्रांच मिली है, पीएनआई का अपना स्कोप बहुत अच्छा है दिल्ली आईआईटी को लेकर के। आईआईटी दिल्ली में लोग पीएनआई को इसलिए भी चूज करते हैं कि एक तो कॉलेज का बूम दिल्ली और बॉम्बे का लोग लेना चाहते हैं, साथ साथ आपको रुड़की के अंदर अगर एक सिविल ब्रांच मिलती है, आप रुड़की की सिविल ब्रांच को भी ऑप्ट करने के हिसाब से एक बार सोचें। लेकिन मेरा पर्टिकुलर सजेशन रहेगा कि आपको आईआईटी दिल्ली में अगर पीएनआई ब्रांच मिलती है तो ज्यादा आपका करियर सेफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीएनआई का अपना एक स्कोप है। साथ साथ मेन कंसर्न ये है कि आईआईटी दिल्ली का प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, कॉलेज में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पीएनआई का अपना बहुत अच्छा स्कोप है। आप ब्रांच को इंप्रूव करने के लिए फाइट भी कर सकते हैं। आपके पास पैरेलल अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग दिल्ली के प्लेटफॉर्म को चूज करके पीजी क्वालिफिकेशन के लिए भी आप मूव कर सकते हैं। आपके पास ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सचिन कुमार का हमें सवाल मिला था ईमेल के माध्यम से। यस, Will a candidate be allowed to reshuffle the choice list at any stage of seat allotment? देखिए, मैंने अभी सचिन आपको जस्ट थोड़ी देर पहले इस चीज का शायद क्लियरिफिकेशन दूसरे बच्चे के लिए दिया है कि अगर आपको इस ब्रांच का आपको रिशफल करना है तो चॉइस लिस्ट में आपने एक बार जो फीड कर दिया है उसमें रिशफल आप नहीं कर सकते हैं। आगे के राउंड की काउंसलिंग में जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट में कॉलेज भरे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उत्कर्ष कुमार का सवाल है, सर प्रिपरेटरी किस की लिस्ट कब आएगी? प्रिपरेटरी की लिस्ट अलग से नहीं आती है। प्रिपरेटरी में अगर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट जो आईआईटीज के अकॉर्डिंग हो रहा है या हुआ है, इसमें आपको जो लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज मिले हैं, प्रिपरेटरी की लिस्ट अलग से नहीं आएगी। आपका इसी काउंसलिंग के बेसिस पे आप मूव करिए। अगर आपने जो सही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है तब तो वेल एंड गुड है। प्रिपरेटरी का कोई अलग से अनाउंसमेंट नहीं होता है। प्रिपरेटरी की मेरिट लिस्ट इसी जोसा काउंसलिंग में अलॉटमेंट में भी क्लियर थी। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज अब आप आपका इस साल में कॉलेज में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। विकास मिश्रा पूछते हैं, एमएनआईटी इलाहाबाद बायोटेक्नोलॉजी कैसा है? एमएनआईटी इलाहाबाद एक अच्छा ऑप्शन है। इलाहाबाद रैंकिंग के अकॉर्डिंग लगभग 4th या 5th नंबर पे आता है। बायोटेक्नोलॉजी का अपना वास्ट स्कोप है।
इंडिया में फ्यूचर रनिंग के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा लिमिट में आता है, लेकिन आगे अब्रॉड में जाने के लिए, फॉरेंसिक साइंस में जाने के लिए बायोटेक का अपना स्कोप है। अगर इलाहाबाद में आपको एमआईटी इलाहाबाद में बायोटेक मिलता है, मेरे हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटी आपकी सेफ है। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आप एक साल के लिए अच्छा एफर्ट्स लगा करके ब्रांच को इंप्रूव कर सकते हैं, करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप नॉक कर सकते हैं। यस। सौरभ कुमार पूछते हैं सर, बीएस, एमएस और बीटेक इन दोनों डिग्री में क्या ज्यादा अच्छा है? देखिए, बीएसएमएस में आप तब जाएं जब आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट आगे रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में काफी ज्यादा हो। अगर आपका रिसर्च में काफी अच्छा इंटरेस्ट है तो आप बीएसएमएस को नॉक करें। लेकिन अगर टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो एक देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आपका टेस्ट है तो टेक्निकल एजुकेशन में आप जाए, करियर मुझे वहां ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। बीएसएमएस में केवल वो बच्चे ही बूम के अकॉर्डिंग जाते हैं जिन बच्चों का मोड ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है और वो करियर में आगे रिसर्च फील्ड में ही मूव करना चाहते हैं। यस। सर, ऑडियंस में से सवाल आया है कि जोसा के कौन से राउंड में काउंसलिंग में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं? देखिए, आपने बहुत एक टेक्निकल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी पूछते तो मैं इसका रेस्पॉन्स आपको जरूर देता। हुआ क्या है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन बच्चों ने सीट का अलॉटमेंट लिया है, अगर किसी अच्छे स्टूडेंट ने तीनों जो राउंड्स हुए हैं इनकी थोड़ी स्टैटिस्टिक्स पे अगर जोर दिया हो या ध्यान दिया हो तो क्लियर कट एक चीज बाहर निकल के आती है कि जोसा की शुरू की 3 काउंसलिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। यानी जो कोर कॉलेज जिसको मैं जानता हूं, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बीएचयू, रुड़की, इन कोर कॉलेज यानी पुराना आईटीज के अंदर अगर हम कोर ब्रांच की बात करें तो चेंजेस आए हैं मुश्किल से 10 से 15, 20 से 25 रैंक्स के। जब हम नीचे आते चले जाते हैं, यानी हम धारवाड़, जम्मू, भिलाई, इधर से गोवा, पलक्कड़, तिरुपति या और ऊपर के आईआईटी की बात करूं तो भुवनेश्वर, मंडी, रूपड़, इनमें अगर हम कोर ब्रांच की बात करते हैं तो रैंक के चेंजेस आए हैं 100 से 150 या 200 से 300। अगर मैं और नीचे आकर के बात करता हूं, लोअर ब्रांच की बात करता हूं तो वहां चेंजेस आए हैं लगभग 500 से 600। ये शुरू के 3 राउंड का एक बहुत शॉर्ट सा एनालाइज मैंने आपको बताया है। अब होगा क्या? होगा ऐसा कि 6 राउंड के बाद में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नेक्स्ट ईयर आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है या जो अभी अपनी कॉलेज जो उनको 6 राउंड तक मिलेगा उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब वो सीट एक्सेप्टेंस फीस का रिफंड कराएंगे। होगा क्या, जोसा में 6 राउंड तक रिफंड केवल 1000 रुपए लेस होकर के है और 6 राउंड के बाद में पूरा का पूरा सीट एक्सेप्टेंस फीस को विड्रॉल जो बच्चा नहीं कराएगा उसको फॉरफिटेड कर देंगे। यानी 6 राउंड से 7th राउंड के बीच में फिर एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बिट्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी जा रहे हैं, डीटीयू काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, 4 या 5 अच्छे ऑप्शन को अभी लेकर के चल रहे हैं। फिर जब उनके पास में दूसरे ऑप्शन खुलेंगे तो वो जोसा काउंसिलिंग से विड्रॉल कराएंगे। यानी 6 से 7 राउंड के बीच में एक बड़ा टेक्निकल चेंजेस या रैंकिंग के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सर, कुणाल जांगीर का सवाल है, 7th राउंड के जोसा के 7th राउंड में रिपोर्टिंग हमें रिपोर्टिंग सेंटर पे करनी है या फिर जिस कॉलेज में हमें सीट मिली है उसमें? कुणाल, जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका एक बिल्कुल रेस्पॉन्स जोसा की वेबसाइट पे अगर आप क्लिकिंग करेंगे तो अवेलेबल होगा। वहां लिखा हुआ है कि आपको 7 राउंड में अगर पहली बार कॉलेज का अलॉटमेंट होता है तो आप उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं जो आपको अभी पहली बार अलॉट हुआ है। साथ साथ जिन स्टूडेंट को 1 to 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो भी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है और 7 राउंड में जो उनको फाइनल कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग का स्पान काफी छोटा रहेगा। आपको जो कॉलेज फाइनल अलॉट हुआ है आप वहां रिपोर्ट करें, क्योंकि आपको दूसरे रिपोर्टिंग सेंटर पे जाने की नीड नहीं है। यस। सर, हेमंत राज का सवाल है, सर मुझे एनआईटी अगरतला से सिविल का अलॉट हुआ है बट चॉइस फिलिंग में एनआईटी अगरतला के EEE मैकेनिकल, यूआर एनआईटी सिलचर, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश ऊपर है। मैं क्या करूं, फ्रीज या फ्लोट? आप एक बार एक काम करें, आप स्लाइड के ऑप्शन को चूज करें। देखिए, फ्रीज के ऑप्शन को चूज करेंगे तो बेसिकली ऐसा होगा कि आप यहीं पर काउंसलिंग में रुक जाएंगे। मेरा सजेशन ये है कि आपने जो भी कॉलेज के प्रायोरिटी ऑर्डर को भरा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो अभी आपको कॉलेज मिला है उसमें से एक भी ऊपर भरा हुआ कॉलेज ऐसा है जो इससे बेटर नहीं है, तो आप कॉलेज में स्लाइड के ऑप्शन को चूज करें। कम से कम जो आपको कॉलेज मिला है वो तो आपका लॉक हो जाएगा और ऊपर भरी हुई इसी कॉलेज की ब्रांच में आपका अपग्रेडेशन हो पाएगा। फ्लॉट करेंगे तो हो सकता है कि इससे लोअर कॉलेज जो गलती से आपने अच्छी ब्रांच या ऊपर भर दिया है वो आपको मिल जाए और आप उसमें वेल सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मेरा सजेशन रहेगा आप स्लाइड के ऑप्शन को चूज करें, आप ना फ्रीज करें ना फ्लॉट करें। यस। सौम्य आचार्य ने पूछा है, ब्रांच चेंज की डिफिकल्टी के बारे में प्लीज बताएं एज कंपेयर टू जेई प्रिपरेशन।
देखिए एज कंपेरिजन जेई प्रिपरेशन एक बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। मैं आपको यह सजेशन देना चाहूंगा, जेई की जो एक साल की प्रिपरेशन है, यहाँ कई बच्चे हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, जब प्लेटफॉर्म पे आते हैं हमको ऐसा लगता है कि मैं साल भर वापस प्रिपरेशन करूं या जो मुझे कॉलेज मिल रहा है मैं इसमें पढ़ करके एक साल ब्रांच इंप्रूवमेंट के लिए फाइट करूं। मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ब्रांच को लेकर के, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रांच से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कॉलेज को लेकर के। लेकिन यहां देखने वाली पॉइंट ये है, अगर आप उस ब्रांच से वेल सेटिस्फाइड हैं, सपोज एक चांस या एक पॉइंट भी ऐसा रहा कि आपकी ब्रांच अपग्रेड नहीं होती है, तो आप उसी कॉलेज की उसी ब्रांच में 4 साल पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना कैलिबर है कि आप थोड़े से अच्छे एफर्ट्स लगा करके मेहनत करके, क्योंकि 1 ईयर में कॉलेज में जाने के बाद मैं बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा हूं कि उनको ऐसा लगता है कि वो इंजीनियर बन चुके हैं और 1 ईयर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन आती है अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपनी ग्रिपिंग को स्टडी में छोड़ दिया है तो, और उनकी ब्रांच अपग्रेड नहीं होती है। कंपैरिजन वो एक साल अच्छे इंस्टीट्यूट में वापस से पूरी पढ़ाई करके सीधा कॉलेज को भी अपग्रेड कराते हैं, साथ साथ ब्रांच को भी अपग्रेड कराते हैं। मेन कंसर्न ये है कॉलेज में रह करके आप कितना सिंसियरिटी से एक साल अच्छे एफर्ट्स लगा करके अपने पूरे पोटेंशियल से, अपने पूरे डिटर्मिनेशन से ब्रांच इंप्रूवमेंट करने के लिए फाइट करते हैं, या आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेकर के एक साल अच्छी मेहनत करके उसी कॉलेज से अपग्रेड कॉलेज को गेन करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, जिसमें आपकी ब्रांच अपग्रेड होने के चांसेस तो काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यानी कंक्लूजन, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, साथ साथ आप अपनी ब्रांच के साथ में कॉलेज को भी अपग्रेड कराएं, मुझे वो ऑप्शन ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। यस। पंकज हजारिका का सवाल है, सर आई गॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन NIT, यस, but I did not appear for JEE Advanced this year. Okay. Now if I take admission in NIT, then can I appear for JEE Advanced next year? पंकज आपने बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं आपको यह रिपीट करना चाहूंगा, IIT अगर आपको मिलता है, वापस रिपीट करूंगा, इस बात पे जोर भी दूंगा, अगर IIT आपको मिलता है, IIT आपने 6th राउंड तक नहीं छोड़ा है, आप नेक्स्ट ईयर IIT के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैं वाइस वर्सा बात करता हूं, अगर आपको NIT मिलता है, जो शायद किसी भी काउंसलिंग में आप एक साल NIT में पूरी मेहनत करके प्रिपरेशन करते हैं और साथ साथ आप JEE एडवांस का एग्जाम भी उस साल देते हैं और आपके हार्डवर्क और आपके लक के अकॉर्डिंग अगर आपको IIT अलॉट हो जाता है, तो आप IIT में पढ़ सकते हैं और आपको IIT में एनरोलमेंट मिलेगा। NIT से IIT में जाने का रास्ता नहीं बंद है, IIT रोक करके IIT कॉलेज में पढ़ते हुए IIT में जाने का रास्ता बंद है। देखिए मैंने हिंदी में आपको क्लियर कर समझाने की कोशिश करी है, IIT में पढ़ते हुए IIT में जाने का नेक्स्ट ईयर के एलिजिबिलिटी को देते हुए या एडवांस को एग्जाम को देते हुए ऑप्शन बंद है। NIT में पढ़ते हुए एडवांस के एग्जाम को देते हुए नेक्स्ट ईयर IIT जाने का ऑप्शन आपका खुला हुआ है, तो आपको NIT मिलता है, आप मूव कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। एडवांस के लिए आपको शुभकामनाएं। यश संत का सवाल है, आई हैव रिजेक्टेड सीट इन जोसा दिस ईयर बाय नॉट पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फीस nor reporting at the reporting center. Okay. Will I be eligible for 2018? Yes, you are eligible. You are sure eligible. अगर आपने NIT में अभी सीट एक्सेप्टेंस फीस को जमा नहीं करा करके अपनी सीट को पहले ही छोड़ दिया है, आप क्लियर कट है, आप नेक्स्ट ईयर 2018 के अंदर एडवांस के एग्जाम में बैठ सकते हैं, मेन के एग्जाम में बैठ सकते हैं और नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में आप 101% पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस। YMCA हरियाणा कैसा रहेगा CSE के लिए? YMCA एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको CS ब्रांच को लेकर के अच्छी अपॉर्चुनिटी नॉक हो रही है। अगर आपको YMCA में CS ब्रांच मिलती है, करियर की अपॉर्चुनिटी आपकी सेफ है, आप जा सकते हैं। सर 52,007 रैंक पर IIIT या फिर लोअर NIT मिल सकता है क्या? 52,000 रैंक पर यानी 50,000 रैंक पे चांसेस बनते हैं। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें, लास्ट ईयर 4 राउंड में काउंसलिंग हुई थी, इस बार 7 राउंड में काउंसलिंग हो रही है। लास्ट ईयर 5,000 के आसपास NITs में और सीटें वैकेंट थी, इस बार उन सारी सीटों को क्लियर कट मिलेगा, मौका मिल सकता है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्लियर कट है। इस बार 70,000 रैंक तक भी IIITs या फिर लोअर NIT जिनमें मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, इनमें ब्रांचेस के अंदर कॉलेज मिलने की अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है। मोहित का सवाल है, गुवाहाटी सिविल कैन अपग्रेड टू रुड़की सिविल अंटिल 7th राउंड? यस, मे बी चांसेस देयर टू अपग्रेड द 7th राउंड। चांसेस बनते हैं कि आपको जो अभी मिला है ब्रांच, ये अपग्रेड होकर के रुड़की के सिविल तक चला जाए, जो गुवाहाटी आपको सिविल मिली है। प्रोबेबिलिटीज बनती है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि 6-7 राउंड में टेक्निकल चेंजेस ज्यादा आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप काउंसलिंग में थोड़ा सा पेशेंसफुल तरीके से पार्टिसिपेट करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभिनव मोहन मिश्रा का सवाल है,
कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी आईआईटी सबसे अच्छी है? देखिए, सीएस के लिए सबसे अच्छी आईआईटीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि आईआईटी की अपनी एक गरिमा है। आप आईआईटी में अगर देखें तो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, इन चारों आईआईटीज की सीएस काफी अच्छी मानी जाती है। लोग प्रोबेबिलिटीज बेसिस पे सबसे पहले जो टॉपर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चॉइस होती है वो आईआईटी बॉम्बे होती है, और उसके बाद में सीएस को लेकर के दिल्ली होती है, क्योंकि ये तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर स्टूडेंट को एक्सपोजर के अकॉर्डिंग, अपने आप को डेवलप करने के अकॉर्डिंग ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और वहां वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सेल भी करते हैं। अश्विनी झा का सवाल है, आईआईटी इंदौर की सीएस वर्सेस गांधीनगर सीएस के बारे में बताएं। आईआईटी इंदौर की सीएस मेरे हिसाब से ज्यादा अपॉर्चुनिटी के साथ ऑप्ट करने के लिए आपसे ज्यादा बेटर है। आईआईटी गांधीनगर की सीएस एक साल पहले खुली है, यानी 2016 के अंदर ये ब्रांच सीएस को लेकर के गांधीनगर में आए हैं। अभी गांधीनगर का एक बैच पास नहीं हुआ है। आप इंदौर के सीएस को ऑप्ट करें। अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग इंदौर लगभग जो आईआईटीज लास्ट ईयर ओपन हुए हैं, यानी हैदराबाद के बाद में जस्ट इंदौर का नंबर आता है, इंदौर के बाद में गांधीनगर का नंबर आता है। अगर आपको इंदौर में सीएस मिलती है, मेरे हिसाब से इंदौर की सीएस गांधीनगर की सीएस से ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगी। धीरज महावर का सवाल है, आईआईटी राम जीएफटीआई वर्सेस संत लोंगोवाल जीएफटीआई कौन सा बेटर है? आईआईटी आरएएम जीएफटीआई वर्सेस एसएएनटी LONGOWA लोंगोवाल जीएफटीआई। सेंट लोंगोवाल कॉलेज आरएससी से ज्यादा बेटर है। अगर आपको सेंट लोंगोवाल कॉलेज में कोर ब्रांच मिलती है, ज्यादा बेटर आप वहां मूव करें, क्योंकि सेंट लोंगोवाल पुराना जीएफटीआई है। अभी 20 जीएफटीआई हैं। इन जीएफटीआई में सेंट लोंगोवाल कॉलेज की रैंकिंग लगभग 4th या 5th नंबर पे आती है। आप मूव करें अगर आपको यहाँ सीएस ब्रांच या और दूसरी कोर ब्रांच मिलती है तो। नीरज शर्मा का सवाल है, हाउ इज यूपीएस देहरादून फॉर सीएस? यूपीएस देहरादून बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यूपीएस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग ये इंडिया का एक ऐसा कॉलेज है जिसमें सीएस की ब्रांचेस के हिसाब से 15 इलेक्टिव्स हैं, यानी 15 ब्रांचेस सीएस की चलती हैं। यूपीएस वैसे देखा जाए तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग काफी वास्ट है। ऑयल एंड गैस, रिफाइन इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके लिए काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूपीएस में अगर आपको ऑयल एंड गैस के अकॉर्डिंग, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग, डाटा रिलीज के अकॉर्डिंग अच्छी कोर ब्रांच मिलती है, आप जा सकते हैं, क्योंकि ये ही आज के आने वाले स्कोप के अकॉर्डिंग बड़े डेवलपमेंट फील्ड दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यूपीएस की फीस जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है, अगर आपको मिलती है तो आप ज्वाइन करिए, करियर आपका सेफ है। अंजू श्रीवास्तव का सवाल है, कौन से एनआईटीज में ब्रांच इंप्रूव करी जा सकती है? देखिए, ये एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। सूरत, कलवानगर, तिरछी में बेसिक ब्रांच इंप्रूव करने की प्रॉपर्टीज है। आगे अगर हम देखें तो सूरत, भोपाल, नागपुर में ब्रांच इंप्रूवमेंट करने के चांसेस कम है। आप एनआईटी की वेबसाइट पे पर्टिकुलर जरूर देख लीजिए कि किस एनआईटी में ब्रांच इंप्रूव करने की प्रॉपर्टीज है। पुराने एनआईटीज में ब्रांच इंप्रूव करने के चांसेस है, लेकिन पुराने एनआईटीज में भी एनआईटी जयपुर में ब्रांच इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से आप एक बार एनआईटी की वेबसाइट पे विजिट करें, ताकि आपको हर एक एनआईटी के अकॉर्डिंग ब्रांच इंप्रूव करने के चांसेस की अवेलेबिलिटी वहां शो हो जाएगी। हर्ष नरवानी का सवाल है, कैन वी टेक एडमिशन इन एसआरएम नाउ? यस, एसआरएम का अभी एडमिशन करने का प्रोसेस तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट नहीं बोल पाऊंगा। एसआरएम में अगर हम अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बात करें, क्योंकि उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग भी हो चुकी है, ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो चुकी है। ऑफलाइन काउंसलिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने अलॉटमेंट भी कर दिए हैं। अगर वहां पर अभी कोई वैकेंट सीट है तो जस्ट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एसआरएम। आप वहां के जो अथॉरिटीज ऑफिसर है उनसे कॉन्टेक्ट करिए। मे बी अगर कहीं वैकेंट सीट होती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नॉक हो सकती है। सर, कुछ ऑडियंस का सवाल आ रहा है कि हमें कॉलेजेस कैसे चूज करने चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन आप सभी ने पूछ लिया है। ये लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉलेजेस चूज करने के लिए सबसे पहले आप कॉलेज की रेपुटेशन देखिए, कॉलेज के एकेडमिक को देखिए, कॉलेज के प्लेसमेंट को देखिए, कॉलेज में कितने साल पुराना कॉलेज है, कॉलेज की एलुमनी कितनी स्ट्रांग है, कॉलेज के टाइअप्स कितने स्ट्रांग है, कॉलेज में फैसिलिटीज कितनी है, कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज है वो कितनी पुरानी है, कितनी एडुकेटेड है। वेबसाइट्स पे ये कम से कम 7 से 8 पैरामीटर्स है। वहां फूडिंग कल्चर कैसा है, वहां पर खाने पीने की फैसिलिटीज कैसी हैं, आप जाकर के सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन सब अपॉर्चुनिटी को आप देखिए, इन सब पैरामीटर्स को देखिए। ये सारे पैरामीटर्स कॉलेज चूज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इनको देख करके कॉलेज के डिसीजन को करेंगे तो आपके करियर सेफ हो सकते हैं। यस। अनु विजय वर्गीय का सवाल है, एनआईटी उत्तराखंड मैकेनिकल वर्सेस वीआईटी सीएससी के बारे में बताएं। अगर एनआईटी उत्तराखंड में आपको मैकेनिकल ब्रांच मिला है, मेरा सजेशन रहेगा वीआईटी में अगर आपको वेल्लोर कैंपस में सीएस मिली है तो जरूर मूव करें,
क्योंकि वीआईटी बेंगलोर प्राइवेट लेवल के अकॉर्डिंग रैंकिंग लेवल में बहुत ऊपर आने वाला कॉलेज है। साथ साथ वीआईटी की सीएस, आईटी, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मैकेनिकल चारों ब्रांच काफी सॉलिड है। अगर आपको एनआईटी उत्तराखंड मिला है, एनआईटी उत्तराखंड लगभग एनआईटीज रैंकिंग के अकॉर्डिंग 17 नंबर पे आने वाला एनआईटी है, काफी नीचे आ जाता है। ब्रांच भी आपको काफी लोअर मिली है मैकेनिकल, और गर्ल्स के लिए मैकेनिकल मैं आपको थोड़ा सजेशन या अपना पर्सनल दे देता हूं। मैकेनिकल एक ऐसी थोड़ी ब्रांच है जिसमें आपको थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो गर्ल्स सिनारियो के अकॉर्डिंग मैकेनिकल ब्रांच आप छोड़ दें, आप वीआईटी की सीएस को लेकर के करियर बनाए तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अल्तमश अंसारी का सवाल है, आईआईटी धनबाद की रिपोर्टिंग डेट 24 ही रहेगी क्या? साइट पर अपडेट नहीं हुई है। देखिए, ये साइट पे अभी अपडेशन आना बाकी है। हर आईआईटी की रिपोर्टिंग डेट थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी। आप आईआईटी की रिपोर्टिंग डेट के लिए लगातार आईआईटीज की साइट पे थोड़ा अपडेट करें, क्योंकि लगभग 4 दिन ये काउंसलिंग आगे एक्सटेंड हुई है, तो हो सकता है कि आईआईटीज की रिपोर्टिंग डेट में भी थोड़ी शफलिंग हो, थोड़ा चेंजेस हो। आप जरूर वहां विजिट करें, आपको आगे की जो रिपोर्टिंग डेट्स है उसका प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। सवाल आया है महेश सूतर का, वो पूछते हैं सर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है? देखिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में स्कोप थोड़ा सा लिमिट में आता है, लेकिन जब हम ब्रॉड कल्चर की तरफ जाते हैं या एमएस करने के लिए जाते हैं तो वहां फॉरेंसिक साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप काफी वास्ट है। इंडिया में थोड़ा सा बायोटेक का स्कोप कम है, लेकिन मैं आपको ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बायोटेक का स्कोप बिल्कुल निल है। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रांच मिलती है और आपको अपग्रेड करने का भी ऑप्शन उसी कॉलेज में अवेलेबल है, तो करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटी को नॉक करिए। साथ साथ एक मोटी बात आपको यहां कहना चाहूंगा, अगर आपको अभी एक लोअर कॉलेज की लोअर ब्रांच मिलती है, आप एक अच्छे आईआईटी से भी गेट लिख करके एमटेक कर सकते हैं, या फिर आप एक अच्छे आईएम से गेट लिख करके एमबीए कर सकते हैं और करियर अपॉर्चुनिटी को वास्ट लेवल पे अच्छा बना सकते हैं। यस। जयराज प्रजापति पूछते हैं सर विच वन इज बेटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगी। इलेक्ट्रिकल मानता हूं बेसिक ब्रांच है, लेकिन इलेक्टिव जब आप आगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको कॉलेज में भी कंपैरिजन मिलता है और एक अपर होकर के कॉलेज अच्छा मिलता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स तरफ मूव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको आईएएस के एग्जाम देने हैं या फिर गेट के एग्जाम देने हैं, तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल के हिसाब से रहेगी, क्योंकि फ्यूचर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग पीजी कोर्सेज के लिए इनमें अपॉर्चुनिटीज और स्कोप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तपस का सवाल है, I am getting mechanical in IIT Patna. Should I float for IIT Roorkee Chemical Engineering? Yes, you can float. अगर आपको IIT पटना में भी मैकेनिकल मिला है, आप ज्यादा बेटर रहेगा कि पुराने आईआईटी के फ्लॉट के ऑप्शन को चूज करें, और पुराने आईआईटी में अगर आपको सिविल तक भी मिलता है आप मूव करें, या केमिकल तक भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से फ्लॉट के ऑप्शन को चूज करके आप अपग्रेड कराइए, क्योंकि पुराने आईआईटी में सिविल या केमिकल लेकर के स्कोप्स को आपसे देखा जाए तो बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है। आप फ्लॉट के ऑप्शन को चूज करें, करियर मुझे ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। हमसे जुड़ी हुई ऑडियंस में से अंशुल अग्रवाल का सवाल आया है कि मुझे अभी फ्लोट ऑप्शन मिल चुका है, क्या इसी फ्लोट ऑप्शन के थ्रू मुझे हॉस्टल्स अलॉट होंगे? फ्लॉट ऑप्शन मिल चुका है, आपका थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टेक्निकल जुड़ा हुआ नहीं है। आपने लिखा है कि फ्लॉट ऑप्शन आपको मिल चुका है, हॉस्टल से फ्लॉट का कोई लिंकअप नहीं है। फ्लॉट ऑप्शन काउंसलिंग के लिए है, हॉस्टल डिफरेंट पार्ट है। प्लीज अपने क्वेश्चन को दोबारा हमें लिख दीजिए। आईआईटी दिल्ली बायोटेक्नोलॉजी वर्थ है क्या? आईआईटी दिल्ली का बायोटेक वर्थ है। यस, आईआईटी दिल्ली का बायोटेक काफी वर्थफुल है। अगर आपको आईआईटी दिल्ली के अंदर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिली है, आप मूव कर सकते हैं, ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए फाइट कर सकते हैं। दिल्ली काफी अच्छा आईआईटीज है, प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है, बायोटेक भी अगर आपको मिलती है तो आप जा सकते हैं। राहुल का सवाल है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद बाकियों से अलग कैसे है? देखिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक इंडिया का एंटिक इंस्टीट्यूट है। सबसे बड़ी बात है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर कोई रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। सबसे बड़ा रिसर्च का प्लेटफॉर्म है। बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बीएचयू, रुड़की। स्टूडेंट्स को जब यहाँ पर सीएस नहीं मिलता है, या फिर आईआईटी हैदराबाद यहाँ पर सीएस नहीं मिलता है, तो लोग बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सीएस मूव कर जाते हैं। पिछले कई सालों की जो स्टैट्स हैं, अगर हम उन पे थोड़ा सा निगाह डालें, कई बच्चों जिनकी रैंक 500 से 600 के आसपास भी आईआईटीज में है, वो आईआईटीज के अंदर कोर ब्रांचेस को छोड़ करके ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएस लेना ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है, प्लेसमेंट सिनारियो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कोई एक अच्छी कोर ब्रांच मिलती है, आप जरूर लें, करियर आपका उसमें बहुत सेफ है।
मोहित का सवाल है सर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिविल ब्रांच के बारे में कुछ बातचीत करें। देखिए, सिविल एक अच्छा ब्रांच है, सिविल एक कोर ब्रांच है। कई सालों के अकॉर्डिंग अगर हम आने वाले सालों पे भी निगाह डालें तो सिविल का स्कोप डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडिया में कभी खत्म नहीं होने वाला है। डे बाय डे जितने भी एमएनसीज आएंगे उनको अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आपको बेस बनाना पड़ेगा। तो सिविल एक अच्छी ब्रांच है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सिविल का स्कोप आगे दिखाई देता है, साथ साथ आपको अगर इंटरेस्ट इस फील्ड में है, सिविल का स्कोप अच्छा है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। पीयूष का सवाल है कि अपग्रेड कैसे करते हैं किसी भी ब्रांच से दूसरे कॉलेज में। दूसरे कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं होता है पीयूष वापस सुनिएगा, कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं होता है। ब्रांच अपग्रेड जरूर आप करा सकते हैं। ब्रांच अपग्रेड कॉलेज में ही पढ़ करके 1 साल के एफर्ट्स में, 1 ईयर में जितना भी आपका सीजीपीए पॉइंटर या फिर आपका मार्क्स आता है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच अपग्रेड करने का मौका मिलता है, लेकिन कॉलेज चेंज नहीं होता है। आपके क्वेश्चन हमें लगातार आ रहे हैं, पूरी एफर्ट्स रहेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देते रहें। आने वाले सेशन जो इस पेज पे होंगे आप उसमें भी अपडेट होते रहें। सारे आंसर्स इसी पेज पे आपको मिलते रहेंगे। आप प्रॉपर तरीके से इसी पेज पे अपडेट रहें। आने वाले सेशंस की पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती जाएगी। साथ साथ पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लाइव सेशन में मुझसे मिस हो गए हैं, छूट गए हैं, उनका 1 बाय 1 यहां पर हम कमेंट के थ्रू आपको आंसर देते रहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अलविदा, शब्बा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।